हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये है एनसीईआरटी रीडिंग की क्लास है आपकी, और ये सेकंड पार्ट है किसका? अपन पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे किसकी? कौन से चैप्टर की? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम की अपन क्या कर रहे थे? एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे थे। उसमें पहला पार्ट अपन ने कर लिया है, सेकंड पार्ट ये होगा, ठीक है। और होपफुली इसी पार्ट के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे, ठीक है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर रखा है तो, और वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। डिस्क्रिप्शन में दोस्त दे रखा है, किसका लिंक दे रखा है, ऐप का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर लो। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, टेस्ट दो और अपनी तैयारी को परखो। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर आपको पता लग जाएगा कब क्लासेस होती हैं, कब नहीं होती, कितनी बजे होगी, सारी आपको बातें मिल जाती हैं। टेस्ट का शेड्यूल भी वही मिलता है, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले अपन बात कर चुके हैं किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम की बात कर चुके थे पहले पार्ट के अंदर। तो उम्मीद यही करता हूं कि आपने देखा होगा वो। आज बात करेंगे इसमें क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे ना। क्लोनिंग वेक्टर संवाहक क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने संवाहक का आपको पहले भी दे दिया था, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने दे दिया था संवाहक का आइडिया। बातें करते हैं आजो। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में क्रोमोसोमल डीएनए के नियंत्रण से स्वतंत्र बैक्टीरिया कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। प्लाज्मिड और जो आपका बैक्टीरियोफेज है, इनके अंदर जो इनका क्रोमोसोमल डीएनए जो है, क्रोमोसोमल डीएनए तो अलग है, उसके अलावा ये प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज अलग होते हैं, इन पर क्रोमोसोमल डीएनए का नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। कौन? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और ये कोशिकाओं, बैक्टीरिया कोशिकाओं के भीतर प्रतिकृति रेप्लिकेशन करने की इनमें क्षमता होती है। ये बात मैं आपको पहले पार्ट के अंदर भी बताई थी मैंने आपको। कुछ प्लाज्मिड में प्रति कोशिका केवल एक या दो प्रतियां कॉपी हो सकती हैं। कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनके अंदर एक कोशिका के अंदर वो एक या फिर दो कोशिका कॉपी बनाते हैं, और कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो 15 से 100 कॉपियां भी बना सकते हैं। अब प्लाज्मिड क्या है? पिछले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, क्या संवाहक के रूप में काम में लेते हैं इसको। संवाहक कौन है? गाड़ी है जो अपने वांछित जीन को, वांछित डीएनए को बैठाएगी और अपने होस्ट तक छोड़ के आएगी। बताया था नहीं बताया था? ठीक, आ जाओ। डीएनए के एक एलियन टुकड़े, एलियन देखो किसको कहेंगे? जो अपने यहां का नहीं होता ना, उसको एलियन कहते हैं, ठीक है। जो अपनी धरती का नहीं है, बाहर का है, उसको क्या कह दिया अपन ने? एलियन। अरे धरती वाले को कभी एलियन कहा क्या अपन ने? कोई दूसरे ग्रह से आया है उसको कहते हैं ना एलियन। ऐसे ही कोई दूसरे देश का वो क्या कहते हैं अपन? फॉरेनर कहते हैं ना, फॉरेन। दूसरे देश तो फॉरेन हो जाएगा ना, तो एलियन कह दो या फिर फॉरेन कह दो, मतलब जो अपना नहीं है वो एलियन होता है, ठीक है। तो डीएनए के एक एलियन टुकड़े, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी गाय जो है ना वो दूध तो बढ़िया देती है, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की कमी है यार दूध के अंदर। तो मैंने कहा था कि इसके अंदर मैं भैंस के अंदर प्रोटीन बढ़िया बनती है, तो मैं उसका जीन अगर गाय के अंदर डाल दूं तो गाय के दूध के अंदर क्या आ जाएगी? प्रोटीन बढ़िया आ जाएगी। एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब जो मैं भैंस वाला जो प्रोटीन का जो जीन निकालूंगा वो गाय के लिए क्या होगा? एलियन होगा। अरे कोई जो चीज अपनी नहीं होती वो अपने लिए क्या होगी? एलियन ही होती है, ठीक है। तो गाय के लिए वो भैंस वाला जीन तो नया होगा ना, तो उसके लिए वो क्या? एलियन। तो डीएनए के एक एलियन टुकड़े को बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड के साथ अपन डीएनए के साथ में अपन जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये किया था अपन ने, वेक्टर के साथ में उस जीन को जोड़ते हैं। कल वाला लेक्चर पर जो पिछला लेक्चर उसको याद करो, ठीक है। हम इसकी संख्या को प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज की प्रतिलिपि संख्या के बराबर गुणा कर सकते हैं। अब जब प्लाज्मिड और जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेंगे? कॉपी बनाएंगे, तो उसके साथ में अपना जो जीन जो है, जो अपना डीएनए जो है, अपना जो वांछित डीएनए है, उसकी भी क्या है? कॉपी बनती रहेंगी। क्यों बनती रहेंगी? क्योंकि प्लाज्मिड के साथ में अपन ने क्या जोड़ दिया है? अपना डीएनए जो है वो जोड़ दिया है। वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले वेक्टर को इस तरह इंजीनियर किया जाता है कि फॉरेनर डीएनए, जो फॉरेन डीएनए है, को आसानी से जोड़ने और पुनर्योगज और अपुनर्योगज के चयन में मदद करते हैं। अब जो वर्तमान समय में आज के टाइम पर जो प्लाज्मिड वेक्टर जो बनते हैं, जो संवाहक बनते हैं, वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो नेचुरल तो कृत्रिम भी बनाते हैं ना, तो जो कृत्रिम जो बना रहे हैं वो इस प्रकार से बना रहे हैं कि उसको मॉडिफाई इस प्रकार से किया जाता है कि उस पर जो एलियन डीएनए है, जो बाहर का जो डीएनए, जो अपना वांछित डीएनए, उस पर आसानी से जुड़ जाए, ठीक, आसानी से जुड़ जाए, और हम जो है पुनर्योगज और अपुनर्योगज में पता भी लगा सके। पुनर्योगज और अपुनर्योगज क्या है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्लोनिंग वेक्टर संवाहक के बारे में पढ़ रहे हैं। संवाहक क्या होता है? कल जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर, कल का नाम बोल रहा हूं बार में, जो लास्ट पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्लाज्मिड क्या संवाहक है? बैक्टीरियोफेज संवाहक है, ठीक है। इनके ये क्या है? इनका क्रोमोसोमल डीएनए पर इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं, और ये बैक्टीरिया कोशिका के अंदर क्या कर सकते हैं?
स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन प्रतिकृति कर सकते हैं। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं एक कोशिका के अंदर एक या फिर दो कॉपी बनाएंगे। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो 20 से 100, 15 से 100 कॉपी भी बना सकते हैं। डीएनए के एक एलियन टुकड़े, जो एलियन टुकड़ा है डीएनए का, उसको अपन प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में जोड़ेंगे और जब वेक्टर जो है, जो संवाहक है, वो जब अपनी कॉपी बनाएगा तो उसके साथ में डीएनए की कॉपी भी बनती रहेगी। चलो अब वेक्टर के अंदर आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए, वेक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है वो होने चाहिए, वो ध्यान से सुनना भाई। वेक्टर के अंदर कौन कौन से फीचर होना चाहिए। सबसे पहला फीचर जो है वो क्या है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। क्या है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको याद आना चाहिए प्रतिकृतियन की उत्पत्ति मैंने आपको बताई थी, ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की एक साइट होती है। वो कहां होती है, वेक्टर के ऊपर एक जगह होती है जिसको क्या कहते हैं, ओराई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वो जगह जो है वो क्या कहती है, वही जगह जो वो कॉपी बनाने में काम आती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये वेक्टर है, इस वेक्टर पे एक जगह ऐसी होगी जिसको क्या कहेंगे अपन, ओराई कहेंगे। और ये जो ओराई है यही क्या करती है, यही कॉपी बनवाती है। तो ये चीज तो होनी चाहिए। संवाहक के अंदर, वेक्टर के अंदर प्रतिकृतियन की उत्पत्ति वाली ये एक पहला फीचर तो ये होना चाहिए। मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में पूछते हैं ना अपन कि भाई इसमें 5G है कि इसमें क्या है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा, फीचर पूछते हैं ना, वैसे ही यहां पर चल रहा है ना। तो वेक्टर जो है उसके अंदर पहला फीचर तो ये होना चाहिए, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति वो कर सके। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, वर्ण योग्य चिन्हक। ठीक है, वर्ण योग्य चिन्हक उसमें होना चाहिए। वर्ण योग्य चिन्हक को इंग्लिश में कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, उसमें होना चाहिए। अभी सिलेक्टेबल मार्कर क्या अभी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ये फीचर उसमें होना चाहिए। ओराई के अलावा, ठीक है, एक तो ओराई होगी आपकी पहला फीचर, इसके अलावा संवाहक को एक सिलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, आवश्यकता होती है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने और समाप्त करने में मदद करता है और चयनात्मक रूप से ट्रांसफॉर्मेंट के विकास की अनुमति देता है। अब आप कहोगे भैया ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, अब उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ, ये मैंने जी आरडीएनए बना लिया। क्या बना लिया, आरडीएनए बना लिया मैंने। ठीक बात है। अब इस आरडीएनए को मैं कहां डालूंगा, इस आरडीएनए को मैं कहां डालूंगा, इसको मैं डालूंगा, ये पुनर्विकृत डीएनए है, इसको मैं कहां डालूंगा, इसको मैं ई कोलाई के अंदर मान लो मैं डाल रहा हूं। कहां डाल रहा हूं, ई कोलाई के अंदर मैं डाल रहा हूं। ये ई कोलाई की कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका। ठीक है, अब मैंने डाला तो है इसको, मैंने कोशिश तो करी है डालने की, लेकिन मान लो इसके अंदर ये गया ही नहीं, ये गया ही नहीं इसके अंदर ना, ये जो ई कोलाई है इसके अंदर तो ये आरडीएनए गया ही नहीं, इसके अंदर चला गया, इसके अंदर भी चला गया। तो ये वाली क्या है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये वाली जो आपकी ई कोलाई वो कैसी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसके अंदर नहीं गया, उसके अंदर रूपांतरण नहीं हुआ, तो वो ई कोलाई कैसी होगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगी। ठीक है, आ जाओ। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, अभी आगे अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मतलब सुनो बस, है ना। तो ओराई के अलावा एक तो अब पहला फीचर तो हो गया आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो फीचर तो होना ही चाहिए वेक्टर के पास में। उसके अलावा संवाहक को एक सिलेक्टेबल मार्कर की भी जरूरत पड़ती है, और सिलेक्टेबल मार्कर जो क्या करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने और समाप्त कर देता है उसको ना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानता है, उसके बाद में उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अपने कोई काम का नहीं है, अपने कोई काम का है ही नहीं, है ना। और चयनात्मक रूप से ट्रांसफॉर्मेंट के विकास को की अनुमति दे देता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन है। ठीक है, प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन को क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, इसमें ये दो एग्जांपल अपने पास में, टेट्रासाइक्लिन आर, आर का मतलब रेजिस्टेंस, और एक है एम्पिसिलिन आर। ठीक है, और एक और है लेक्जेट जीन। ये क्या है, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर है। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ना, अभी तक इतना ही समझो आप, है ना। मैं बताऊंगा आपको। तीसरा फीचर क्या है, वो क्लोनिंग स्थल का। तीसरा फीचर क्या है, क्लोनिंग स्थल का, क्लोनिंग साइट। ठीक है, अब ये देखो आपका ये आपका क्या है, वेक्टर है। ठीक है, संवाहक है। इस पर देखो ये क्या है, ओराई है जी, बिल्कुल दिख रही है क्या, अरे ओराई दिख रही है भैया। ठीक है, ये क्या है आपका जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ब्लू कलर वाला, ये क्या है, ये सिलेक्टेबल मार्कर है। ये क्या है, यही सिलेक्टेबल मार्कर होता है। और ये सिलेक्टेबल मार्कर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का हो सकता है या फिर लेगजेड जीन का हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और लेगजेड जीन। ठीक है, दोनों में कोई सा भी हो सकता है। और इस सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर क्या होता है, क्लोनिंग साइट होती है। और ये क्लोनिंग साइट क्या करती है, क्लोनिंग स्थल क्या करता है, जब मैंने आपको बताया था ना कैंची होती है, आणविक कैंची, प्रतिबंधन एंजाइम, आणविक कैंची बताई थी मैंने आपको। ठीक है, तो वो कैंची जो है वो कट कहां पर मारेगी, इसी क्लोनिंग साइट पर मारती है, इसी क्लोनिंग साइट पर मारती है। ये आरई जो है, आरई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आके कहां कट मारेगा, इसी क्लोनिंग साइट पे मारती है। और ये क्लोनिंग साइट कहां होती है, ये होती है सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर। ठीक है, और ये आपकी आरई तो मैंने बता दिया, इक्वार वन हिंड सेकंड, ये दो मैंने आपको बता ही दिए थे। ठीक है, एक बार वापस समझो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
क्लोनिंग स्थल के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्टेबल मार्कर की बातें बताता हूं आपको, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर का काम यह है कि कोई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब समझना पड़ेगा आपको, वो समझाता हूं पहले मैं आपको। ये मैंने आरडीएनए बना लिया, आरडीएनए तक तो आपको मैंने बता रखा है पहले पार्ट के अंदर, है ना। ये मैंने एक आरडीएनए बनाया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। अब अपन ने एग्जांपल क्या लिया था? भैंस और गाय का लिया था, ठीक है। तो भैंस का मैंने जीन निकाल लिया, ठीक है, और उसको मैंने वेक्टर के साथ में जोड़ दिया, ये बन गया आरडीएनए। अब इसको मुझे कहां पहुंचाना है? गाय के अंदर पहुंचाना है मुझे। तो मैं गाय की एक कोशिका निकाल लूंगा, गाय की बहुत सारी कोशिका निकालूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने गाय की कोशिकाएं निकाल ली, ये सारी क्या गाय की कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चांसेस है कि सब में चले जाए, ये जो आरडीएनए है वो बहुत सारा चांसेस तो ये होता है कि इन सब में चला जाए, ठीक है। अगर सब में चला गया तो सारी ये कोशिका कैसी हो जाएंगी? गाय वाली ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएंगी। लेकिन अगर सब में नहीं गया, ये सब में अगर आरडीएनए नहीं गया इसके अंदर, ठीक है, कोई एक रह गई, ठीक है, मान लो इस कोशिका के अंदर ये नहीं गया, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। इन दोनों के अंदर ये आरडीएनए चला गया और इसके अंदर ये आरडीएनए नहीं गया। इसके अंदर क्या है आपका जो आरडीएनए है वो इसके अंदर नहीं गया, नहीं गया। तो ये वाली कैसी है? ये वाली कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसको क्या कहेंगे अपन? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कैसी है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये। और ये वाली कैसी है? ये ट्रांसफॉर्मेंट है। कैसी है? ये ट्रांसफॉर्मेंट है। इनको क्या कहेंगे अपन? ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। समझ में आ गई? तो सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो क्या करता है? वो सेलेक्ट कर लेता है, वो सेलेक्ट कर लेता है। कैसे करेगा अभी आगे बताऊंगा ना, प्रोसेस पूरी आगे बताऊंगा, अभी समझो काम क्या है इसका ना। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है? वो सिलेक्ट कर लेता है किसको? कि भैया इनमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को पहले सिलेक्ट करेगा, उसके बाद में इसको तो खत्म कर देगा, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होंगी उनकी वृद्धि करवाएगा। समझ में आई बातें? तो सिलेक्टेबल मार्कर का काम है। तीसरा जो फीचर है वो क्या है? क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल, ये क्लोनिंग स्थल कहां होती है? ये सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर होती है। क्लोनिंग स्थल कहां होती है? सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर होती है। और क्लोनिंग स्थल वो जगह होती है जहां पर आपकी जो आणविक कैंची है, प्रतिबंधन एंजाइम जो है वो आके कट मारता है। कट कहां मारता है? ठीक है, जो आपका वेक्टर होता है उस वेक्टर पे कट कहां मारेगी आणविक कैंची? जहां पर ये क्लोनिंग स्थल होगा। और क्लोनिंग स्थल कहां होता है? सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर होता है। याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो क्लोनिंग स्थल जो क्लोनिंग साइट है, ये देखो ये वेक्टर है जी, ये मैंने एक वेक्टर बना रखा है, संवाहक बना रखा है। इस पर पहला फीचर मैंने क्या था? ओराई, ये ओराई है जी, ठीक है। यही तो क्या करेगी? कॉपी बनवाएगी। दूसरा मैंने क्या था? सिलेक्टेबल मार्कर, जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये क्या? सिलेक्टेबल मार्कर है। ये अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन वाला हो सकता है या फिर लेक्जेट जीन वाला हो सकता है, कोई भी सा भी हो सकता है ना। इसके अंदर देखो सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर क्या है? क्लोनिंग साइट आपको दिख रही होगी। यही क्लोनिंग साइट यहां पर क्या है? आरई आता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम आता है, और इक्वार1 हिंट सेकंड दोनों कोई सा भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। वो आके यहां पर कट मारता है और यहां से कट जाता है, ठीक है। ये आपका प्लाज्मिड वेक्टर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। पहले इसको अपन रीड करते हैं, फिर अपन आगे आएंगे। इससे पहले का ये देखो, ये अपन ने छोड़ा है ना, एक बार मैं इसको छोड़ूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं ना। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसे मैं सोच रहा हूँ छोड़ दिए इसको। क्लोनिंग संवाहक की अपन बात कर रहे हैं ना, या आगे आएगा ये वाला टॉपिक जो है, आगे अपन ऐड करेंगे इसको ना। हाँ, क्योंकि अपन कंटिन्यूटी में पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इस प्रोसेस को अपन आगे प्रोसेस के साथ में पढ़ूंगा, तो सीक्वेंस में पढ़ूंगा, तो उसको सीक्वेंस इसकी आगे आएगी, तो आगे बताऊंगा आपको ना। क्लोनिंग संवाहक की बात कर रहे हैं अपन ना। क्या आप जानते हैं कि प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफाज जीवाणु भोजी होता है। जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति करने में क्षमता रखता है। ये मैंने आपको बताई, ठीक है, उसके नियंत्रण में नहीं होता। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति इनकी मिलती हैं, ठीक है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल एक या फिर दो, जबकि कुछ की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। ये पहले बात मैंने आपको बताई, ठीक है। इनकी संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दें। विजातीय कौन सा? भैंस वाला डीएनए। एग्जाम्पल के लिए भैंस वाला डीएनए क्या है? वो विजातीय डीएनए, ठीक है। उसको जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति अगर उसको जोड़ दें तो इसकी संख्या जो है वो जीवाणु भोजी या फिर प्लाज्मिड जो है अपनी कॉपी बनाएगा, तो उसके साथ में जो है अपना जो विजातीय डीएनए उसकी भी कॉपी बनती जाएगी, ठीक है। प्रतिकृति के समान गुणित कर सकते हैं, ये वाली बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इनमें बाहरी डीएनए से जोड़ने, पुनर्योगजों और पुनर्योगजों में चयन में सहायता मिलती है। ये वाली बात देखो मैंने यहां पर बताई है आपको, एक बार लेके चलता हूं आपको। देखो ये वाला वर्तमान समय में
वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले वेक्टर को इस तरह से इंजीनियर किया जाता है कि फॉरेन डीएनए को आसानी से जोड़ने और पुनर्योज और अपुनर्योज में डिफरेंस बताने में मदद करता है। ठीक है, आ जाओ। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी विशेषताएं? पहले प्रतिकृति की उत्पत्ति, ओराई का प्रारंभ होना ना, ये मैंने आपको बताया, ओराई वाली साइट होनी चाहिए। ये वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, जो कॉपी बनना यहीं से स्टार्ट होगी। और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या में नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है, उसकी कॉपी बनाने के लिए यही उत्तरदायी होता है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे संवाहक के अंदर कहां जोड़ना पड़ेगा? अपन को ओराई में इसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। वर्ण योग्य चिन्हक, सिलेक्टेबल मार्कर, है ना, सिलेक्टेबल मार्कर दूसरा मैंने आपको बताया था। ओराई के साथ साथ संवाहक में को वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता भी होती है, ये सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता होगी, जो अरूपांतरणजों, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये हो गया आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हिंदी में अरूपांतरणजों, ठीक है, की पहचान व उन्हें समाप्त करने में सहायक होता है। ये मैंने आपको बताई है। ठीक है, रूपांतरणजों की चयनात्मक वृद्धि को होने दे। रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रक्रिया है, आगे बताऊंगा मैं आपको, जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको देखो जो प्रवेश कर गए थे इसके अंदर, ये जो आपका पुनर्योज डीएनए जिसमें प्रवेश कर गया था, जिस कोशिका के अंदर, उसको क्या कहा अपन ने? ट्रांसफॉर्मेंट कहा था। ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे रूपांतरणज। ठीक है, और जिसके अंदर नहीं गया वो अरूपांतरणज। सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रतिरोधी कोडित करने एन्कोडिंग वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोगी चिन्हक माने जाते हैं। सामान्य ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता। अब मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं, एक मिनट वापस आ जाओ। मैंने आपको क्या बताया कि जो सिलेक्टेबल मार्कर की एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताए थे? प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन, है ना, जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसके अंदर कौन कौन से दे रखे हैं? आपका एम्पिसिलिन दे रखा है, एम्पिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, ये भी क्या है? आपकी प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन, ये क्या है? सारी एंटीबायोटिक्स के नाम है। ठीक है, इनसे रेजिस्टेंस, इनसे प्रतिरोधी वाले जीन क्या है? इसके अंदर होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर। ठीक है, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन, मतलब ऐसा जीन जो जिस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होगा। ऐसा जीन अगर वो किसी जीव के अंदर मौजूद होगा, ऐसा जीन अगर किसी जीव के अंदर मौजूद होगा तो उस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेंगी। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो आ जाओ, आगे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे बताता हूं आपको ना। क्लोनिंग स्थल को भी देख लेते हैं एक बार। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं, बहुत सारे कट लग जाएंगे, क्योंकि कट यहाँ कहाँ लगता है? क्लोनिंग स्थल पर कट लगता है। मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रतिबंधन एंजाइम है, जो कैंची, वो आगे कहाँ चलेगी? इसी क्लोनिंग स्थल पर आके चलेगी। तो अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग स्थल होंगे तो बहुत सारे कट लगने के चांसेस होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देता है। अगर बहुत सारे कट लग जाएंगे तो जीन क्लोनिंग क्या है? उसमें जटिलता होगी। विजातीय डीएनए का बंधन, लाइगेशन, उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। उदाहरण है, अब मैं आपको यहां पर एक बार समझाता हूं, पहले इसको बाद में करते हैं। ये डायग्राम है जी आपके एनसीईआरटी का। ये क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है। इसके अंदर क्या है? आपका ओराई देख लो सबसे पहले, एक मिनट। ये तो आपकी कोई ओराई मौजूद है, बिल्कुल भैया मौजूद है। उसके अलावा ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये क्या है? ये सारे सिलेक्टेबल मार्कर है। पिंक वाले क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, इस सिलेक्टेबल मार्कर पर एक क्या है? बाम H1। ये बाम H1 क्या है? ये क्या है? क्लोनिंग स्थल है। यहां पर आकर क्या लगेगा? कट लगेगा। दूसरा क्या है? साल1, ये भी क्या है? एक क्लोनिंग स्थल है, यहां पर भी कट लगेगा। ठीक है, और यहां ऐसे बात करें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये भी क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर का नाम है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये भी सिलेक्टेबल मार्कर का नाम है। ठीक है, इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पर कौन कौन सी कट लगने की जगह है? PVU1, ये क्या है? कट लगने की जगह क्लोनिंग स्थल है। PST1, ये भी क्या है? कट लगने की जगह क्लोनिंग स्थल है। ठीक है, समझ में आई? एक बार वापस रिपीट करूंगा। वेक्टर क्या है? वेक्टर मैं बता रहा हूं, गाड़ी है। ठीक है, इसमें अपन जीन को बैठाएंगे और होस्ट तक पहुंचाएंगे। ठीक बात है। तो मैं कह रहा हूं इस पर सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। ठीक है, और ये सिलेक्टेबल मार्कर यहां किसके बने हुए हैं? ये सिलेक्टेबल मार्कर बने हुए हैं
प्रतिरक्षी प्रतिरोधी जीन के बने हुए हैं। मतलब ऐसा जीन है जिस पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। अगर ये जीन किसी भी जीव के अंदर चला जाएगा तो उस पर एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगी। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो इस जीन पर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। ठीक है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इस पर एम्पिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक आती है वो इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि उनसे प्रतिरोधी वाले जीन इनके अंदर मौजूद हैं। ठीक बात है, ठीक है। ये रोप, ठीक है, रोप क्या काम आता है वो आपको देखना पड़ेगा ना। रोप जो है प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाली प्रोटीन का कूट लेखन करता है। जो प्लाज्मिड जो कॉपी बनाने में, रेप्लिकेशन करने में जो प्रोटीन काम आती है उसको बनाने का काम कौन करता है? ये रोप काम करेगा। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां देखो इसमें लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, अब एक बार नोट्स में आ जाते हैं अपन। क्लोनिंग स्थल हो गया। अब बात करते हैं अपन निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना बात को, क्या होती है ये। देखो ये अपने पास में क्या चीज, वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर है, ध्यान से सुनना, संवाहक है। और इस वेक्टर पे क्या है, ये दो जीन लगे हुए हैं, ये दो जीन लगे हुए जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं जीनों का नाम क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर है। यही क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर भी है। ये जो जीन है, ये वाला जीन किसका है? ये टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधी क्षमता देता है। ये वाला जीन किससे? टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधी क्षमता देता है। और ये वाला जीन जो है वो एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उससे प्रतिरोधी देता है। सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो वेक्टर है, इस पर ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का कोई असर होगा, ठीक है, ना ही इस पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जो आपका एम्पिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसका कोई असर होगा, क्योंकि दोनों के खिलाफ प्रतिरोधी जीन इस पर लगे हुए हैं पहले से। ठीक बात है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। मुझे क्या है, कोई फॉरेन डीएनए जो मेरी इच्छा का है, मुझे कोई इच्छा, मेरी इच्छा कोई डीएनए, मैं ये चाहता हूं कि इस वेक्टर के साथ में उसको जोड़ दूं। ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरे को ये इस पर मैं जोड़ दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, कैंची लाया मैं, ठीक है, कैंची, आणविक कैंची, और मैंने इसको काट दिया। कैसे काटा? आणविक कैंची से कटेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई से मैंने इसको काट दिया। कहां कटेगा? क्लोनिंग स्थल पे कटता। आपको मैंने पहले ही बता दिया क्लोनिंग स्थल कटती है। ठीक है, तो ये फॉरेन डीएनए जो है, अब दो कंडीशन हो सकती है, काटने के बाद में या तो फॉरेन डीएनए इस पर चिपक जाए, इस पर लग जाए, या फिर नहीं लगे भाई। ठीक है, दो ही कंडीशन हो सकती है। अरे समझ में आई क्या बात है? मेरे पास में वेक्टर है जी, ठीक है, वेक्टर है, और मैं चाहता हूं उस पर फॉरेन डीएनए जुड़ जाए। ठीक है, अब दो कंडीशन हो सकती है कि मैंने काट तो दिया, आरईसी से कटवा तो दिया, लेकिन जब मैंने इस पर लाइगेज डाला तो ये कंडीशन तो ये हो सकती है कि उससे फॉरेन डीएनए, उस कटी हुई जगह पर फॉरेन डीएनए जुड़ जाए, और एक कंडीशन हो सकती है कि फॉरेन डीएनए जुड़ने से पहले ही वो आपस में कटने के बाद में वापस वहीं का वहीं चिपक जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो मैंने आरई से काट दिया, फिर फॉरेन डीएनए मैंने जोड़ने की कोशिश की। दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन वो है जिसमें टेट्रासाइक्लिन आर और एम्पिसिलिन आर कटने के बाद में वापस वहीं का वहीं जुड़ गया। ठीक है, और ये वाली कंडीशन कौन सी है? इसमें जो है आपका जो जीन है, जो मेरा फॉरेन डीएनए था, वो यहां पर आकर जुड़ गया। ठीक है, अब इसको देखो, आप इसको देखो ध्यान से। ये जो है, इस पर टेट्रासाइक्लिन आर भी है और एम्पिसिलिन आर भी है, दोनों है। इस पर ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर होगा, ना एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का असर होगा। ये जो आपका है, ये जो है, ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, अपुनर्योगज है। ये क्या है? अपुनर्योगज है, अपुनर्योगज है, अपुनर्योगज। ठीक है, अपुनर्योगज है। और ये क्या है? ये पुनर्योगज है, पुनर्योगज, पुनर्योगज। देखो यहां पर क्या है, आपका जो डीएनए है वो इस वेक्टर के साथ में जुड़ चुका है। ये क्या? आर डीएनए आपका बन चुका है। ये क्या है? आपका आर डीएनए बन चुका है, मतलब पुनर्योगज बन चुका है। और ये वाला क्या है? अपुनर्योगज है। ये क्या है? अपुनर्योगज। समझ में आई बात? ठीक है। और इसको निवेशी निष्क्रियता क्यों कहते हैं? निवेशी निष्क्रियता इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने क्या किया, एक फॉरेन डीएनए का निवेश किया, और ये क्या हो गई, ये जो आपका टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था वो क्या होगा? निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? निष्क्रिय। अब इस वाले पुनर्योगज डीएनए पर अगर आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दी ना तो ये खत्म हो जाएगा। ये क्या है? खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जिस जो अपना टेट्रासाइक्लिन से प्रतिरोधी वाला जो जीन था वो अपन ने इनएक्टिवेट कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। कैसे? अपन ने एक फॉरेन डीएनए जो है वो यहां पर जोड़ दिया, और जैसे ही अपन ने कोई चीज उसमें घुसाई और ये क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। इंसर्शनल निवेश किया और वो क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। ऐसे ही अगर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में आके जुड़ जाता है ये फॉरेन डीएनए, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो क्या हो जाता? निष्क्रिय हो जाता। उसके बाद में एम्पिसिलिन अगर आप एंटीबायोटिक डालते तो वो क्या होता था? ये मर जाता। समझ में आई बात है? ठीक है। प्रतिजीवी प्रतिरोधी जीन की बात करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अभी जो अपन बात कर रहे थे वही बातें कर रहे हैं ना। ये मैंने एक बीकर लिया जी, एक बीकर ले लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाला? ये आपका क्या है? संवाहक है, वेक्टर है।
क्या है, वेक्टर है। ठीक, इस वेक्टर पे क्या लगे हुए हैं, दो जीन लगे हुए हैं, बताया मैंने आपको। एक क्या है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस का जीन है और दूसरा आपका टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोधी जीन है। ठीक बात है, दोनों लगे हुए हैं। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इसके अंदर मैंने आपकी आणविक कैंची डाल दी। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या लाइगेज भी डाल दिया और उसी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, जीन डाल दिया। कौन सा, जो मेरे को इनके साथ में जोड़ना है वो जीन भी डाल दिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आपकी कैंची है वो क्या करेगी, यहाँ पर कट मारेगी, क्या पर क्लोनिंग स्तर पर कट मारेगी। और क्लोनिंग स्तर पर कट मारने के बाद में दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये जो जीन है मेरा वांछित जो जीन है वो यहाँ पर लग जाए या फिर नहीं लगे, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। और लाइगेज जो उसको चिपकाने का काम करेगा। अब यहाँ पर देखो ये अगली कंडीशन क्या है, बीकर के बाद में ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली और मेरे सामने क्या बन के आया, ये बन के आया। ये एक जो वेक्टर था मेरा, ये तो इस पर तो कुछ नहीं लगा जी, जैसा था वैसा का वैसा है। ठीक है, और दूसरे के अंदर क्या हुआ, दूसरे के अंदर यहां पर क्या लग गया, जो मेरा वांछित जीन था वो यहां पर लग चुका है। ठीक है, वो यहां पर लग चुका है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जो टेट्रासाइक्लिन वाली जो जगह है वहां पर मेरा जीन जो है वो लग चुका है। टेट्रासाइक्लिन अब क्या हो गई है, निष्क्रिय हो चुकी है। अब देखो, अब इसको मैं कहां डालूंगा, ये अपना आरडीएनए है, ये क्या है मेरा आरडीएनए, ये क्या आरडीएनए, आरडीएनए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनको ई कोलाई के अंदर, मान लो मेरा होस्ट है, ई कोलाई मेरा क्या है, होस्ट है, ये मेरे पास में आरडीएनए बन गया, इसको मुझे ई कोलाई के अंदर भेजना है, ई कोलाई के अंदर मुझे भेजना है। ध्यान से देखना, ई कोलाई के अंदर भेजने के लिए मेरे पास में तीन कंडीशन हो सकती है, या तो इन दोनों में से कोई सा भी ई कोलाई के अंदर ना जाए, ठीक है, या फिर ये वाला जो है ना, जो अपना आरडीएनए नहीं बना है वो इस ई कोलाई के अंदर चला जाए, या फिर अपना जो आरडीएनए वो ई कोलाई के अंदर जाए। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो कोई सा भी ना जाए, ठीक है, बिल्कुल नहीं गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये वाला चला जाए, कोई सा, ठीक है, ये वाली भी ठीक है। और तीसरी कंडीशन आरडीएनए इसके अंदर चला जाए। ठीक बात है, चलो अब देखना, जिसके अंदर कोई सा भी नहीं गया ना, जिस ई कोलाई के अंदर इन दोनों में से कोई सा भी नहीं गया, वो कैसी होती है, वो अपुनर्योगज होती है, अरूपांतरज होती है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होती है। ये वाली ई कोलाई कैसी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इसको ई कोलाई को क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिस ई कोलाई के अंदर ये नॉर्मल वाला वेक्टर गया है ना, ये जो नॉर्मल वाला वेक्टर गया है वो क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, पुनर्योगज नहीं है वो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेंट जरूर है, क्योंकि उसमें कोई बाहर की चीज आके क्या है उसमें गई है। तो ये क्या है, ई कोलाई रूपांतरित तो हो गई है, लेकिन ये पुनर्योगज से रूपांतरित नहीं हुई है। ठीक है, फिर अपन इस ई कोलाई की बात करें तो इसके अंदर जो है आपका आरडीएनए इसके अंदर गया है, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, पुनर्योगज रूपांतरज है ये। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ये वाली होगी। यहां तक बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, ध्यान से देखना। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी मैंने आपको बातें बताई बस वही रिपीट होंगी। ये मेरे पास में एक बीकर है, इस बीकर में मैंने क्या लिया, दो मैंने अपने वेक्टर ले लिए। ठीक है, वेक्टर जो है इस पर दो जीन लगे हुए हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ, दूसरा आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या है भाई, ऐसा जीन है जो एम्पिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक आती है उससे प्रतिरोधी क्षमता देता है। मतलब ये अगर जीन किसी के पास में होगा तो उस पर एम्पिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है उसका कोई असर नहीं हो पाएगा। ऐसा ही टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, इसके अंदर मैंने आपका आरई डाल दिया, लाइगेज डाल दिया और मेरा जीन जो मेरे को जोड़ना वो डाल दिया। ठीक है, फिर मेरे पास में बन के क्या आया, ये बन के आया। एक पर तो कोई असर नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा हुआ। दूसरा मेरा आरडीएनए बन गया, ये क्या लग गया, मेरा जीन जो है इस पर लग गया। ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखना, कौन सा जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो गया, निष्क्रिय कौन सा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन जो वो कैसा हो गया, निष्क्रिय हो चुका है। टेट्रासाइक्लिन जो है TETR वो क्या है, निष्क्रिय हो सकता है, इनएक्टिवेट हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है। कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या था, टेट्रासाइक्लिन, इस पे आगे कौन जुड़ गया, आपका जीन जो है मेरा जो वांछित जो जीन है वो आके जुड़ गया इस पे। तो जब कोई किसका निवेश होता है तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, हाँ, निवेश ही निष्क्रिय था, थोड़ी देर पहले बताई मैंने आपको। अब देखना यहां पर मेरे को इस डीएनए को मुझे ई कोलाई में भेजना है, तो मेरे पास में तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो इस ई कोलाई के अंदर इन दोनों में से कोई सा भी ना जाए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि ये वाला चला जाए, जो अपना पुनर्योगज डीएनए नहीं है वो चला जाए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें पुनर्योगज डीएनए चला जाए। अगर कोई सा भी नहीं गया तो वो क्या होगा, अपुनर्योगज होगा। अगर ई कोलाई के अंदर जो नॉर्मल वाला है ये वेक्टर ही चला गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। पुनर्योगज तो नहीं बना लेकिन वो रूपांतरण जरूर है, क्योंकि उसमें कोई बाहर की चीज आई है, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट जरूर हो जाएगा। फिर बात करूं मैं इसकी, तो ये रिकॉम्बिनेंट भी, पुनर्योगज भी और रूपांतरण भी है ये। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट भी और ट्रांसफॉर्मेंट भी है। अब इन तीनों की मैं क्या कराऊंगा, कॉलोनी बनवाऊंगा, है ना, इसकी भी वृद्धि करवाऊंगा, इसकी भी वृद्धि कराऊंगा, इसकी वृद्धि कराऊंगा। मुझे यार एक ई कोलाई लिया मैंने, एक ई कोलाई ले रखी, एक ई कोलाई, तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी क्या है, मुझे थोड़ी ना पता चलेगा कि भाई किसके अंदर गया है, किसके अंदर नहीं गया, किसके अंदर गया, किसके अंदर नहीं गया। तो मैं क्या करूंगा, मेरे आंखों से थोड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इनकी कॉलोनी बनवाऊंगा। इस ई कोलाई की भी कॉलोनी बनवाऊंगा, इसकी भी बनवाऊंगा, इसकी बनवाऊंगा। तो मैंने एक प्लेट ली,
एक मैंने प्लेट ले ली, इस प्लेट पर मैंने तीनों क्या बनवा ली, कॉलोनी बनवा ली, कॉलोनी तीनों की बनवा ली। अब मैं इनको नाम दे देता हूं, मैं इनको नाम भी दे देता हूं। इस वाली का नाम मैं रख लेता हूं ए, इसका मैंने बी रख लेता हूं, और इसका मैं रख लेता हूं सी। ठीक है, ये वाली क्या है, ए है, ये वाली क्या है, बी है, और ये वाली मान लेते हैं क्या, सी है। ठीक बात है, तीनों की मैंने क्या बना ली, कॉलोनी बनवा ली, यहां पे है ना, कॉलोनी ग्रो करवा ली। अब यहां पर कंडीशन सुनना, अगर आपको समझ में आई बातें तो अभी आपके आंसर्स आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, यही प्लेट जो है, ये मैंने प्लेट ले ली, ठीक है, और इस प्लेट पे मैंने क्या किया, इस प्लेट में मैंने डाल दी एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक डाल दी मैंने, इस पे एंटीबायोटिक मैंने इस प्लेट पर डाल दी। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो आपकी ए वाली जो है वो तो वर्दी नहीं कर पाएगी, वो तो वर्दी कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं है, ये तो बेचारी नॉर्मल है। ए वाली कौन सी है, नॉर्मल है, इसके अंदर कोई बदलाव हुआ ही नहीं, तो इस पर क्या है, आप एम्पीसिलिन डालोगे वो मर जाएगी जी। ई कोलाई जो है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, इसकी जो है खत्म हो जाएगी, इसकी कॉलोनी जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ए वाली तो खत्म हो जाएगी। बी वाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बी वाली जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, और सी वाली भी क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, सी वाली भी ग्रो करेगी। ठीक है, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का इन दोनों पर कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, बताओ हमें। चलो आ जाते हैं, बी वाली को देखो ध्यान से, बी वाली ई कोलाई को देखो ध्यान से। इस ई कोलाई में क्या है, दो जीन आ चुके हैं। कौन से जीन आ चुके हैं, एक क्या है, एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस वाला जीन है, और दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस वाला जीन है। तो एम्पीसिलिन से रेजिस्टेंस वाला जीन है, मतलब आप एम्पीसिलिन इसमें एंटीबायोटिक डालोगे, इस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एम्पीसिलिन से प्रतिरोधी वाला जीन आ चुका है। तो इसीलिए बी वाली जो है आपकी, बी वाली जो है उस पर कोई असर नहीं होगा, वो वर्दी करेगी, वो अपनी कॉलोनी बनाती रहेगी। सी वाली पर भी क्या है, कोई असर नहीं पड़ेगा, इस एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों, इसलिए देखो ध्यान से, देखो इस डायग्राम को ध्यान से। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, इसमें जो एम्पीसिलिन वाला है जो आपका जीन है वो निष्क्रिय नहीं हुआ है। ठीक है, निष्क्रिय कौन सा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन वाला हुआ है, एम्पीसिलिन वाला तो ऐसा का ऐसा पड़ा है, तो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का कोई असर इस पर भी नहीं होगा, तो ये वाली भी क्या है, वर्दी करती रहेगी, ये वाली भी वर्दी करती रहेगी। अब तीसरी कंडीशन देखो ध्यान से, ये मैंने प्लेट ली और इस पर मैंने क्या डाला है, टेट्रासाइक्लिन डाला है। टेट्रासाइक्लिन जो नाम की एक एंटीबायोटिक आती है, एंटीबायोटिक, ये मैंने इस पर डाल दी। तो ए वाली जो है वो तो वर्दी करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वो तो बेचारी नॉर्मल है, उसके अंदर तो कुछ आया नहीं, कोई बदलाव ही नहीं आया, तो ये तो वर्दी कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब बात करें बी वाली की, तो बी वाली क्या है, बी वाली भी क्या है, वर्दी करेगी। क्यों करेगी, देखो ध्यान से भाई, बी वाली को इसके अंदर एम्पीसिलिन वाला भी है, टेट्रासाइक्लिन भी वाला एज इट इज पड़ा है, तो टेट्रासाइक्लिन से भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये भी वर्दी करेगी। सी वाली जो है यहां पर वर्दी नहीं करेगी, सी वाली जो है वो यहां पर वर्दी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ध्यान से देखो भाई, सी वाली इसलिए वर्दी नहीं करती क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जो जीन था ना, उसमें कौन जुड़ गया, अब उसकी जगह कौन जुड़ गया, एक नया जीन अपन ने जोड़ दिया, और वो कैसा हो गया, निष्क्रिय हो गया। जब अपन किसी का निवेश करते हैं तो वो जीन कैसा हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। तो इसको अपन ने क्या कर दिया था, जो आपका टेट्रासाइक्लिन जो आपका जो रेजिस्टेंट जीन था उसको क्या कर दिया अपन ने, इनएक्टिव कर दिया था। इसलिए जैसे अपन टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये सी वाली जो है वो क्या हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी। अब आप कहोगे भैया हमने ये क्यों किया, ये काम हमने क्यों किया, ये प्लेट वाला काम हमने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि जो इनमें ए वाला जो है वो अपना पुनर्योगज वाला है, बी वाली ई कोलाई वो अपनी पुनर्योगज है, कि सी वाली अपनी पुनर्योगज है। अपन को ये नहीं पता थी, लेकिन अब पता लग गई। भैया कैसे पता लगी, देखो आ जाओ, जो ई कोलाई इन दोनों प्लेटों में मर गई, ठीक है, जो ई कोलाई इन दोनों प्लेटों में मर गई वो तो क्या है, नॉर्मल वाली है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, जो ई कोलाई इन दोनों प्लेटों में मर गई वो क्या है, वो तो क्या है, नॉर्मल वाली है, क्योंकि उसके अंदर कोई सा भी क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो काम नहीं कर रहा, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कोई सा भी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल है जी। तो ए वाली क्या है, दोनों में मर गई, तो ये तो क्या है, नॉर्मल वाली है। ठीक है, ये तो अपने काम की नहीं है, ये अपन को पता लग गया। अब फिर अपन ने क्या देखा कि जो दोनों में जिंदा है, बी वाली दोनों में जिंदा है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये भी अपने काम की नहीं है। क्यों भैया ऐसा क्यों हुआ, बी वाली दोनों में जिंदा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इसमें दोनों जो जीन है, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर जो वो काम कर रहे हैं, और दोनों सिलेक्टेबल मार्कर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जीन नहीं जुड़ा है। अगर अपना जो वांछित जीन है वो अगर इसमें जुड़ता तो क्या होता, निष्क्रिय हो जाता जी जीन। ठीक है, वो कौन सा जीन है, जो आपका सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो निष्क्रिय हो जाता, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा, निवेशी निष्क्रियता। जब किसी चीज का निवेश होता है सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर तो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है।
बी वाले को ध्यान से देखो, बी वाला तो दोनों जगह एक्टिव है, दोनों जगह वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी वाला भी क्या है, इसके अंदर दोनों जीन काम कर रहे हैं। दोनों जीन काम करने का मतलब इसके अंदर कोई निष्क्रियता नहीं आई है, तो ये अपने काम का नहीं है। सी वाले को देखो, सी वाला जो है एम्पीसिलिन के अंदर तो ग्रो कर रहा है लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक जीन काम कर रहा है और दूसरा जीन काम नहीं कर रहा, और दूसरा जीन काम नहीं कर रहा। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि यहां पर जो है अपना जीन जो है वो जुड़ चुका है, अपना वांछित जीन जो वो जुड़ चुका है, ये पुनर्योगज अपना है। तो सी वाली ई कोलाई जो अपनी काम की है। इस प्रकार से अपन चेक करते हैं कि किसके अंदर कौन आपका यहां पर ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। समझ में आई आपको बात, ठीक है। अब ऐसे अपन लेगजेड जीन की बात कर लेते हैं। मैंने को बताया ना, एक तो सिलेक्टेबल मार्कर आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, एक लेगजेड जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का तो अपन ने पढ़ लिया, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन की बात कर ली अपन ने, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की बात कर ली। अब बात करें लेगजेड जीन की, ठीक है, ध्यान से देखना। बैक्टीरिया जो होता है ना यार, बैक्टीरिया जो होता है वो ग्लूकोज को खा लेता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज को डायरेक्टली खा लेता है। लेकिन जब बात आती है लैक्टोज की बात आती है ना, जब लैक्टोज की बात आती है तो बैक्टीरिया उसको डायरेक्ट खा नहीं पाता, डायरेक्ट उसको नहीं खा पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले वो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है। किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। जब ग्लूकोज बैक्टीरिया को मिलता है तो बैक्टीरिया उसको खा जाता है। लेकिन जब बात आती है लैक्टोज की, तो लैक्टोज को डायरेक्टली नहीं खा पाता। सबसे पहले इसको तोड़ता है, किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, और उसके बाद में उसको खाएगा, उसके बाद में उसको खाएगा। भैया तोड़ता कैसे है, तोड़ने के लिए एक जीन काम में लेता है, वो कौन सा, लेगजेड जीन। लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक जीन काम में लिया जाता है, लेगजेड जीन काम में लिया जाता है, और यही लेगजेड जीन जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक बात है, यहां तक ओके, ठीक। और जब ये काम चल रहा होता है ना, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में जब तोड़ा जाता है, उस दौरान अगर हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस अगर डालें, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस होता है, कुछ पदार्थ, अगर वो पदार्थ हम इसमें डालें तो वो कैसा दिखता है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। कैसा दिखता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना भाई। मैं कह रहा हूं ग्लूकोज जो है बैक्टीरिया उसको डायरेक्ट खा लेता है, लेकिन जब बात आती है लैक्टोज की तो लैक्टोज को डायरेक्ट नहीं खा पाता। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ता है, लैक्टोज को पहले ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना पड़ता है। तोड़ता कौन है, लेगजेड जीन जो है ये तोड़ता है। ठीक बात है। मैं कह रहा हूं जब ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा होता है, उस टाइम पर अगर हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस डालेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। मतलब जब लेगजेड जीन अपना काम करता है, अपना काम कर रहा होता है, उस टाइम पर अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस में डाला जाए तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ब्लू कलर का दिखाई देने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है कि लेगजेड जीन अपना काम कर रहा है। ठीक है, ब्लू कलर आ रहा है मतलब क्या है, लेगजेड जीन अपना काम कर रहा है। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब देखना इसको अपन कैसे काम में लेंगे। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसे अपन ने यहां पर किया, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि कोई एक्स्ट्रा अगर फॉरेन डीएनए यहां पर आकर जुड़ेगा, जब कोई किसी का निवेश होगा तो ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वैसे ही यहां पर अगर हम लेगजेड जीन को लें और यहां पर अगर अपन किसी फॉरेन डीएनए को क्या करा दें, निवेश करवा दें, तो लेगजेड जीन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और जब ये निष्क्रिय हो जाएगा तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फिर आप अगर क्रोमोजेनिक सब्सटेंस उसमें डालोगे तो वो ब्लू कलर का नहीं आएगा, वो ब्लू कलर का नहीं आता है। कंप्लीट हो गई यहां तक बातें। अब इसको एनसीईआरटी से कर लेते हैं। जो उदाहरण आप विजातीय डीएनए को संवाहक PBR322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, पुनर्योगज जो प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन जो प्रतिरोधी बाहरी डीएनए के निवेशन के कारण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से भी चयन कर सकते हैं। अभी अपन ने किया। ठीक है, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को तब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। पुनर्योगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर जो वर्धन करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो जीन जो इसका इनएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, निष्क्रिय हो चुका है। लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम में परिवर्धन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगजों के चुनाव में सहायता करता है। समझ आई बात आपको, जो मैंने आपको प्रोसेस यहां पर बताई थी वही सारी प्रोसेस है जी, ये वाली प्रोसेस। ठीक है, कि जो आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होता है, जो आपका, ठीक है, जो अपुनर्योगज वाला होता है, बी वाला क्या अपुनर्योगज है, ठीक है, ए वाला तो अपुनर्योगज भी है और आपका रूपांतरज भी है, लेकिन बी वाला जो रूपांतरज तो है लेकिन वो अपुनर्योगज है। तो बी वाला तो दोनों प्लेटों में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और आपका जो रूपांतरज है
पुनर्योगज रूपांतरित जो है वो एक में ही वृद्धि करेगा। ठीक है, आ जाओ। प्रतिजैविकों के निष्क्रियकरण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें विभिन्न भिन्न प्रतिजैविक होते हैं पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह को मतलब सिलेक्टेबल मार्कर का विकास हुआ जो पुनर्योगजों को अपुनर्योगजों को इस आधार पर विभेद करता है कि क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने। ठीक है, अभी लेक्चर देने वाला होता है मैंने, क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करेगा, ब्लू कलर दिखाता है ना, अभी वो आएगा। देखो, इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतरस्थापित करते हैं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, एक बार वापस से देखना, इसमें एक पुनर्योगज डीएनए अपने पास आरडीएनए है, उसको अपन कहां डालेंगे, को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में स्थानांतरित करते हैं, उसको कहां डालेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइड के अंदर डालेंगे उसको, है ना, जिससे एंजाइम जो संश्लेषित करने वाला जो जीन है, जो एंजाइम बनाने वाला जो जीन है, वो क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जब किसी का निवेश करेंगे तो निष्क्रिय होगा। ठीक है, तो ये निष्क्रिय हो जाएगा, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं होता तब उत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग का को निवहक कॉलोनी का निर्माण करता है। ये नीले रंग वाला मैंने अभी आपको बताया ना। समसर्गिका, ठीक है, की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइड का निवेशी निष्क्रियण हो जाता है, जिसे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचान लेते हैं। अब जिसके अंदर मैं आपको यहां लेके चलता हूं, जिसके अंदर कॉलोनी ब्लू कलर की बनेगी। ठीक है, ब्लू कलर अपन को दिखाई देगा, सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि वहां पर क्या है, वो नॉर्मल कंडीशन का है, वहां पर अपना जीन जो है वो जुड़ा नहीं है, वो अपना पुनर्योगज डीएनए पुनर्योगज अपना नहीं है, रूपांतरज अपना नहीं है। लेकिन जहां पर अपन को ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं दिखाई देगी, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो जीन है वो क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट हो चुका है, निष्क्रिय हो चुका है, मतलब यहां पर अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। ठीक है, अब अपन पौधों में कौन सा संवाहक यूज करेंगे, जंतुओं में कौन सा करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पौधों में अपन करते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, ये एक रोगाणु है, ठीक है, रोगजनक पैथोजन है, और ये क्या है करता है, द्विबीजपत्री जो पौधे हैं उनमें क्या करता है, ट्यूमर बना देता है। क्या बना देता है, ट्यूमर बना देता है। अब आप कहोगे भैया अगर अपन ये वाला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस अगर ये वाला संवाहक अपन यूज कर लेंगे तो इसको अपन भेजेंगे प्लांट के अंदर, तो इसके अंदर तो ये रोग कर देगा पौधों के अंदर। मैंने कहा नहीं, ये रोग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसको अपन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को अगर नॉर्मल कंडीशन में भेजते हैं, इसको साधारण अवस्था में अगर इसको भेजेंगे तो ये प्लांट के अंदर जाके रोग करेगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो इसका अपन सहायता लेंगे। कैसी सहायता लेंगे, देखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो इसमें संक्रमण करने की क्षमता होती है, संक्रमण करने की क्षमता होती है, तो हम क्या करें, हम ऐसा काम करें कि इसको मॉडिफाई कर दें। किसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को अपन मॉडिफाई कर दें और इसमें जो रोग करने की क्षमता है उसको खत्म कर दें, रोग करने की क्षमता जो है उसको खत्म कर दें। और फिर हम क्या करें, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के साथ में अपना जो वांछित जीन है, वांछित जो डीएनए है वो इसके साथ में जोड़ेंगे। तो ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है ये प्लांट के अंदर जाएगा, कोशिकाओं के साथ में जुड़ेगा और क्या है, अपना जो डीएनए है वो सफलतापूर्वक प्लांट की कोशिका में पहुंच जाएगा और ये कोई रोग कर नहीं सकता, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया। इस तरीके से अपन काम करते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। ठीक है, वह डीएनए के एक खंड जिसे टी-डीएनए कहते हैं उससे इसको रूपांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद ट्यूमर में रूपांतरित करता है और ये अर्बुद कोशिका रोगजनक के लिए जरूरी रसायन का उत्पादन करते हैं। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन की बात की, ये ट्यूमर बना देता है और उसके बाद में वो जो प्लांट की कोशिका है वो क्या बनाने लग जाती हैं, बहुत सारी अर्बुद बनाने लग जाती हैं, ऐसे केमिकल बनाती हैं जो क्या है, रोगजनक के लिए काम किए हैं। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अपन भेजेंगे नहीं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है उसको क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है। जो इसका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का है टीआई प्लाज्मिड, जो उसको क्या करेंगे अपन, मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने के बाद में क्या होगा, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है, अब वो पौधों मॉडिफाई करने के बाद में क्या है, वो पौधों के लिए रोगजनक नहीं होगा। लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन, मुझे जो जीन मेरे को भेजना है प्लांट के अंदर उसको जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के साथ में, और अनेक पौधों में स्थानांतरित करने में किया जाता है और उसके बाद में वो पौधों के अंदर उसको भेज सकता हूं। वो जो मैं जीन मैं चाहता हूं वो इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को मॉडिफाई करने के बाद इसको साथ में जोड़ूंगा और मैं भेज दूंगा। ठीक है, ऐसे ही जंतुओं के अंदर कौन सा यूज करते हैं अपन, पश्च विषाणु यूज करते हैं, रेट्रोवायरस यूज करते हैं। देखो ये आपको बात याद होनी चाहिए कि पौधों में कौन सा यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस यूज करते हैं। ठीक है, और जंतुओं के अंदर पश्च विषाणु यूज करते हैं। पश्च विषाणु जो है वो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। लेकिन ये तो होगी नॉर्मल बातें। ऐसे तो अपन किसी के अंदर पश्च विषाणु डालेंगे तो कैंसर हो जाएगा बेचारे को,
लेकिन अपन क्या करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कर देंगे तो पश विषाणु जो है वो कैंसर वैंसर कुछ नहीं करेगा, कोई रोगजनक नहीं रहेगा। उसके बाद में पश विषाणु को अहानिकारक करके अहानिकारक बना देंगे और जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित करने में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो अपना वांछित जीन है, जो अपन जीन अपन को भेजना किसी जंतु में, उसको अपन इस पश विषाणु के साथ में अपन भेज देंगे, पहले उसको रूपांतरित करेंगे। ठीक है, एक जीन या फिर डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु, पौधों, जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां ये गुणित होता रहता है। किसी एक जीन को, जो अपने को जीन भेजना है या फिर कोई डीएनए अपन को किसी दूसरे जीव के अंदर भेजना है, उसको अपन एक सही वेक्टर के साथ में, सही संवाहक के साथ में जोड़ेंगे और उसके बाद में उसको अपने होस्ट के अंदर भेज देंगे। और वहां पर वो जाने के बाद में वो जो डीएनए भेजा अपन ने, जिस डीएनए को अपन ने होस्ट के अंदर भेजा है, वो वहां पर क्या करेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा और उसके बाद में उसके बच्चों के अंदर ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है, इसको एनसीईआरटी से कर लेते हैं एक बार। पौधों व जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा है। ठीक है, यह बात चिरकाल से पता थी कि वे जानते थे कि सुकेंद्र की यूकारियोटिक जो कोशिकाओं में रूपांतरित करने के लिए जीनों का वो कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु तथा विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बाध्य करते हैं। उदाहरण थे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। बिल्कुल सही बात है। वह डीएनए के एक खंड, जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, टीडीएनए कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड बोले मैंने, टीडीएनए कहते हैं, को स्थानांतरित कर सामान्य पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद ट्यूमर में रूपांतरित करता है। ठीक है, गांठ बना देता है और ये अर्बुद कोशिकाएं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन कर लेती हैं। पहले वो ट्यूमर बनेगा, फिर जो कोशिकाएं बनी है ट्यूमर वाली, वो क्या है, जो रोगजनक चाहता है वैसे रसायन वो बनाने लग जाते हैं, उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक इसी तरह जंतु कोशिकाओं में पश विषाणु रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं में को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। रोगजनकों द्वारा अपने सुकेंद्र की परपोषी में जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझ कर रोगजनकों की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग कर मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का जो टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, उसको संवाहक के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। पहले इसको संवाहक के रूप में बनाएंगे, उसके बाद में पौधों के लिए रोगजनक ये नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग अपनी अभिरुचि के जीन को अनेक पौधों तक पहुंचाने में अपन कर सकते हैं। ठीक इसी तरह पशु विषाणु को अहानिकारक बनाकर जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को रूपांतरित उपयोग किया जाता है। ठीक है, वांछित जीन को पहुंचाने के लिए जंतु कोशिका में कौन, रेट्रोवायरस को यूज करेंगे, पशु विषाणु को। इस तरह से सब जब एक जीन को डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है, तब इसे जीवाणु, पौधों, जंतु परपोषी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर यह गुणित होता रहता है। ठीक है, वहां पर यह मल्टीप्लाई करता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सक्षम परपोषी की बात करते हैं। सक्षम परपोषी, ठीक है, जहां पर क्या करेंगे अपन, पुनरुत्पादक डीएनए अपन ने बना लिया है, डीएनए अपन ने बना लिया, अब कहां भेजेंगे इसको, होस्ट के अंदर कैसे भेजते हैं, होस्ट सेल के अंदर भेजते कैसे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। पुनरुत्पादक डीएनए के साथ स्थानांतरण हेतु, ठीक है, उसको स्थानांतरण कैसे करेंगे, होस्ट के अंदर भेजेंगे कैसे। पहला तरीका कौन सा है, डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड। पहला तरीका कौन सा है, डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड कहते हैं इसको, हिंदी में ताप पर घात कहते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, डीएनए आप सबको पता है जलरागी होता है, कैसा होता है, जलरागी, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये हाइड्रोफिलिक है, इसी वजह से ये कोशिका झिल्ली से आर पार नहीं गुजर सकता, कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जा सकता। तो मेरे पास में क्या है, ये जी मेरे पास में क्या है, मेरे पास में गाय के अंदर मुझे क्या है, एक जीन भेजना है, मेरे पास में आर डीएनए बना रखा है मैंने, पुनरुत्पादक डीएनए, इसको मुझे गाय की कोशिका के अंदर भेजना है। कैसे भेजूंगा, डायरेक्ट नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि डीएनए कैसा, जलरागी है, इस झिल्ली के आर पार नहीं जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा मेरे पास में, पहला तरीका मेरे पास में क्या है, डाइवेलेंट केटाइन हीट शोक मेथड है। क्या होता है इसके अंदर, ध्यान से देखना। डाइवेलेंट क्या होता है, ये Ca+2, ठीक है, ये क्या डाइवेलेंट है। ठीक है, इसके आसपास मैंने क्या जोड़ दिया, ये क्या है, ये मैंने जोड़ दी, क्या ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पुनरुत्पादक डीएनए है, ये मैंने पुनरुत्पादक डीएनए बना रखे थे, ये मैंने सारे जोड़ दिए। ये मेरे पास में क्या है, ई कोलाई मान लेता हूं, ई कोलाई के अंदर मुझे भेजना है इसको, ई कोलाई। क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना। जोड़ने के बाद में क्या करूंगा मैं, इन सारों को जोड़ने के बाद में क्या करूंगा, इसको मैं 42 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, 42 डिग्री टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, बाद में क्या करूंगा मैं, आइस पे लेके जाऊंगा, है ना। ठीक है,
ये मैंने क्या किया, मैंने डाइवेलेंट केटाइन लिया, डाइवेलेंट केटाइन पर मैंने क्या किसको चिपका दिया, मैंने जो पुनर्योगज डीएनए बना रखे थे उनको चिपका दिया। उसके बाद में मुझे क्या है, होस्ट सेल के अंदर भेजना है। भेजूंगा कैसे, उसके लिए मैं एक बार 42 डिग्री टेंपरेचर ले जाऊंगा गर्म, और एक बार एकदम से बर्फ, गर्म बर्फ, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, ऐसे करूंगा तो इस पर जो छेद होंगे इसकी झिल्ली के अंदर वो थोड़े चौड़े हो जाएंगे और डाइवेलेंट केटाइन जो है इसके अंदर चला जाएगा, इस कोशिका के अंदर। उसके साथ में पुनर्योगज डीएनए भी इसके अंदर चला जाता है। इस प्रकार से अपन होस्ट के अंदर भेजने का पहला तरीका क्या होगा, डाइवेलेंट केटाइन हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड के अंदर क्या करेंगे अपन, डाइवेलेंट केटाइन लिया, उस पर चिपका देंगे सारे आपके जो पुनर्योगज डीएनए। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, 42 डिग्री आइस, 42 डिग्री आइस, उसके बाद में अपन ई कोलाई के अंदर पहुंचा देंगे इसको। दूसरा अपना तरीका है माइक्रो इंजेक्शन। पहला तरीका तो ये हो गया भेजने का, दूसरा तरीका है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या करेंगे, सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन देंगे ना, और ये सिर्फ क्या है, जंतुओं में कर सकते हैं। ये वाली जो प्रोसेस है माइक्रो इंजेक्शन वाली सिर्फ जंतुओं में कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में देखा प्लांट्स के अंदर भी माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते जी, सिर्फ जंतुओं के अंदर कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित इंजेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जंतु अगर कोई कोशिका है, मतलब गाय की कोशिका है, ठीक है, उसके अंदर मुझे क्या भेजना है, मेरे को डीएनए भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, पुनर्योगज डीएनए मैंने बना लिया, उसके बाद में क्या करूंगा, एक इंजेक्शन के अंदर भरा और डायरेक्ट कहां इंजेक्ट कर दूंगा, गाय की जो कोशिका है उसका जो केंद्रक है उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, इंजेक्ट कर दूंगा। क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन होता है। तीसरा तरीका क्या है, बायोलिस्टिक या फिर जीन गन। बायोलिस्टिक या फिर जीन गन, ये पौधों के लिए उपयोगी है। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए था, जंतुओं के लिए था, और ये बायोलिस्टिक या फिर जीन गन जो है ये पौधों के लिए उपयोगी होती है। कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित सवर्ण या फिर टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं। अब ध्यान से देखना कैसे करते हैं इसके अंदर बायोलिस्टिक या फिर जीन गन कैसे काम करती है, ध्यान से देखना। ये क्या है जी, गोल्ड है, ये गोल्ड का मैंने एक छोटा सा कण ले लिया, गोल्ड का मैंने एक छोटा सा कण ले लिया, इस पर मैंने क्या जोड़ दिए, इस पर मैंने अपने पुनर्योगज डीएनए जोड़ दिए, चिपका दिए जी इस पे। ये मैंने गोल्ड का एक छोटा सा कण लिया, इस पर मैंने पुनर्योगज डीएनए चिपका दिए। फिर एक मशीन आती है जिसको जीन गन कहते हैं, उस जीन गन के अंदर मैं क्या करूंगा, उस जीन गन से क्या करूंगा, इसको एक मिनट में यहां पर एक ई कोलाई बना लेता हूं। यहां पर ये क्या है, ई कोलाई, मान लो ई कोलाई मेरा क्या है, होस्ट है, इसके अंदर मुझे ये पुनर्योगज डीएनए भेजने हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने गोल्ड का एक छोटा सा कण लिया, उसके ऊपर मैंने इसको चिपका दिए, कौन, पुनर्योगज डीएनए को चिपका दिया। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं जो बायोलिस्टिक या फिर जीन गन जो होती है उसके अंदर इस कण को डालूंगा और ये कण जो है बहुत तेजी से उस जीन गन से बाहर निकलेगा और डायरेक्ट इस ई कोलाई के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये क्या होती है, बायोलिस्टिक जीन गन, और ये पौधों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, ये कुछ तरीके हो गए। अब इन तरीकों को अपन एनसीईआरटी से देख लेते हैं। क्योंकि डीएनए जलरागी होता है, हाइड्रोफिलिक अणु है, इसलिए यह कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता। क्यों, ठीक है, जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेते हेतु सक्षम बनाया जाए। ऐसा करने के लिए पहले द्विसंयोजन डाइवेलेंट है ना, द्विसंयोजन धनायन डाइवेलेंट केटाइन, जैसा कि कैल्शियम हो गया ना, कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। इससे डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों में प्रवेश करने में काफी सहायता मिलती है। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है, ठीक है, तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं को बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद इन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लेके जाएंगे, ठीक है, पर रखा जाता है और पुनः इसके वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसे करने से पुनर्योगज डीएनए जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। ये मैंने आपको बता दी, पहली प्रोसेस तो ये होगी। ठीक है, परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश करने हेतु केवल यही विधि नहीं है, सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन भी होती है। विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किया जाता है, बता दिया मैंने आपको ना। दूसरी विधि जो पौधों के लिए उपयोगी होती है, कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित सवर्ण या फिर टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं ना, बमबारी करेंगे तो वो तेज तरीके से जाएंगे और जाके उसके अंदर होस्ट के अंदर चले जाएंगे, जिसे बायोलिस्टिक या फिर जीन गन कहते हैं। अंतिम विधि जिसमें अहानिकारक रोगजनक संवाहक का उपयोग किया जाता है, इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं। तीसरा जो आपका लास्ट तरीका कौन सा हो गया कि अपने ऐसे संवाहक अपन यूज करेंगे, लेकिन ऐसे रोगजनक अपन देखेंगे जो रोग करते ही नहीं है, तो ऐसे संवाहक अपन क्या करेंगे, उसके तरफ में अपना डीएनए जोड़ेंगे और वो क्या करेंगे, संक्रमण करेंगे, जाके अपनी जो कोशिका नॉर्मल कोशिका उसमें संक्रमण करेंगे, संक्रमण तो करेंगे लेकिन वो रोग नहीं कर पाएंगे, तो संक्रमण करने के चक्कर में अपना डीएनए पहुंचा देंगे वो। ठीक है, चलो आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों को वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। सिद्धांत अपन ने सारे पढ़ लिए, अब उनके प्रक्रम की बात करेंगे ना, प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब अपन प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से जाना।
पूर्वज डीएनए प्रौद्योगिकी के क्रम, सबसे पहले क्या किया अपन ने, याद करो मेरे पास गाय थी, उसके पास वो दूध तो बढ़िया देती थी लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम थी, याद आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा जीन ढूंढा, एक जीन मेरे को ढूंढना था, एक ऐसा जीन ढूंढना था जो प्रोटीन बनाता हो, क्योंकि कमी किसके, प्रोटीन की कमी है। तो जीन मेरे को कहां मिला, एक भैंस के अंदर मिला, ठीक है। मेरा बहुत वांछित जो जीन है वो मेरे को भैंस के अंदर मिला। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं भैंस की कोशिका को बाहर निकालूंगा, भैंस की कोशिका को मैं बाहर निकालूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, डीएनए का पृथक्करण, उस कोशिका के अंदर डीएनए है, उस डीएनए को बाहर निकालूंगा, ठीक है, जिसके अंदर मुझे वो जीन मिलेगा, प्रोटीन वाला जीन मिलेगा। ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं। सबसे पहले स्टेप होती है डीएनए का पृथक्करण करना ना, जो अपना वांछित डीएनए है उसका आइसोलेट करना, उसको पृथक्करण करना। और डीएनए कैसे निकाला जाता है, वो डीएनए निकालने की प्रोसेस देखो भाई, ठीक है। ये अपन ने क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाली अपन ने, वो जो अपनी कोशिका है वो डाल दी, ठीक है। इस कोशिका के अंदर क्या अपना वांछित डीएनए है, जो अपन को चाहिए वो वाला डीएनए है ना। तो कोशिका के बाद क्या होती है, सेल वॉल तो होती ही होती है, ठीक है। अगर वो किसी एनिमल की सेल है तो उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, एनिमल वाले के अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी हर के अंदर सेल वॉल पाई जाएगी, है ना। सेल वॉल है तो मुझे क्या है, डीएनए चाहिए मुझे। तो डीएनए क्या है, डीएनए तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल मुझे तोड़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ब्रेक सेल वॉल, सेल वॉल को तोड़ूंगा। सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, अगर वो ये बैक्टीरिया की सेल है, ये अगर बैक्टीरिया की सेल है तो मेरे को सेल वॉल तोड़ने, तो मैं क्या डालूंगा, लाइसोजाइम इसके अंदर डाल दूंगा। लाइसोजाइम डालूंगा तो ये सेल वॉल टूट जाएगी, अगर बैक्टीरिया की सेल हुई तो। अगर ये प्लांट की सेल है तो मैं क्या डालूंगा, सेलुलेज डाल दूंगा। सेलुलेज डालने से क्या होगा, ये सेल वॉल खत्म हो जाएगी। अगर ये फंजाई की सेल है तो मैं काइटिनेज डाल दूंगा, तो ये सेल वॉल खत्म हो जाएगी। तीनों है, बैक्टीरिया है, प्लांट हुआ, फंजाई हुआ, इनमें से किसी की भी हुई तो अपन कर सकते हैं। अब आपको भैया एनिमल सेल अगर हुई तो एनिमल के अंदर तो होती नहीं ना, सेल वॉल होती नहीं, ठीक है। तो मैंने सेल वॉल तोड़ दी। सेल वॉल तोड़ने के बाद मुझे क्या दिखा, मुझे इसके अंदर डीएनए दिखा, मुझे आरएनए दिखा, मुझे प्रोटीन दिखे। ओहो, मुझे तो सिर्फ डीएनए चाहिए, आरएनए प्रोटीन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, आरएनए के लिए क्या डाल दूंगा, मैं राइबो न्यूक्लियस डाल दूंगा। इसके अंदर क्या डाल दूंगा, राइबो न्यूक्लियस डाल दूंगा। जैसे ही मैंने राइबो न्यूक्लियस डाला तो आरएनए जो है वो खत्म हो जाएगा, आरएनए को खा जाएगा राइबो न्यूक्लियस, आरएनए खत्म। प्रोटीन के लिए मैं क्या डाल दूंगा, प्रोटीएज डाल दूंगा, ठीक है। तो प्रोटीन भी खत्म। अब मेरे पास में सिर्फ क्या बचा, इसमें डीएनए बचा है। आरएनए और प्रोटीन सब खत्म हो गए, सिर्फ मेरे पास में डीएनए, आरएनए प्रोटीन सब खत्म हो गए, सिर्फ मेरे पास में डीएनए बचा है। अब मेरे को इस प्रकार का दिखेगा, ये नीचे क्या है, ये नीचे खत्म हुआ क्या है आपका आरएनए और प्रोटीन नीचे पड़ गया, ठीक है, खत्म हो गया। ये क्या है जी, डीएनए है। ये क्या है, डीएनए। इस डीएनए को मुझे बाहर निकालना, तो क्या करूंगा मैं, इसमें चिल्ड इथेनॉल डालूंगा। क्या डालूंगा, चिल्ड इथेनॉल डालूंगा। जब मैं चिल्ड इथेनॉल इसमें डालूंगा तो कैसा हो जाएगा, मलाई जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मलाई जैसा हो जाएगा। और उस मलाई को मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। उस मलाई को मैं बाहर निकाल लूंगा और प्योर डीएनए मेरे पास में होगा। जो मलाई को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। एक बार दिखाता हूं आपको डायग्राम में। ये देखो मलाई सी बाहर निकाल ली, ठीक है। पृथक किए गए डीएनए को स्पूलिंग द्वारा अलग किया जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना भाई, ठीक है। और क्या डालते हैं इसमें, चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करूंगा। पूर्णतः डीएनए आपको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक डीएनए चूज करना पड़ेगा जो आपको वांछित डीएनए है। उस डीएनए को बाहर निकालने के लिए आपको कोशिका जो है उसकी सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सेल वॉल तोड़ी, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल हुई तो फिर लाइसोजाइम डाल देंगे, प्लांट की हुई तो सेलुलोज डाल देंगे, और फंगस की हुई तो काइटिनेज डाल देंगे। उसके अंदर अपन क्या दिखा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। आरएनए के लिए मैं राइबो न्यूक्लियस डाल दूंगा, प्रोटीन के लिए मैंने प्रोटीज डाल दिया, दोनों खत्म कर दिया और क्या मिला मेरे को, डीएनए मिल गया। आ जाओ, डीएनए को निकालने के लिए मैं क्या किया, चिल्ड इथेनॉल डाला। चिल्ड इथेनॉल जैसे मैंने डाला तो मलाई सी बन गई। उस मलाई को मैंने बाहर निकाला तो क्या मिल गया मेरे को, प्योर डीएनए मेरे को मिल गया। उस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। आ जाओ, डीएनए निकाल लिया जी हमने, डीएनए तो निकाल लिया, लेकिन हमको पूरा डीएनए थोड़ा चाहिए, हमें तो सिर्फ एक प्रोटीन वाला जीन चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रोटीन बनाने वाला जीन चाहिए, पूरा डीएनए अपन को नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, डीएनए को विभिन्न स्थानों पर काटेंगे, है ना। क्योंकि अपन को पूरा डीएनए नहीं चाहिए तो क्या करूंगा मैं, प्रतिबंधन एंजाइम कैंची डाल दूंगा। कैंची क्या करेगी, इसको अलग अलग जगह पर क्या करेगी, काट देगी, कट मार देगी। अब इतने सारे कट हो गए, ठीक है भाई, मेरे पास में एक बड़ी सारी रस्सी थी, ठीक है। कैंची ने क्या किया, उसको काट दिया पूरे को, तो ढेर लग गया बड़ा सा। अब उस ढेर में मैं कहां ढूंढूं भाई, मेरे वाला जीन कौन सा है, अरे मेरे काम का जीन कौन सा, वो कहां ढूंढूं, इतने सारे, इतना बड़ा ढेर लग गया, ठीक है, टुकड़ों का। उस ढेर में कैसे पता लगेगा मेरे को मेरा वाला जीन कौन सा है, अभी देखो पता लगाते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। मेरे पास में बड़ा सा डीएनए निकला, बहुत लंबा सा डीएनए निकला। इतना लंबा डीएनए मेरे को नहीं चाहिए था, मेरे को तो एक छोटा सा जीन चाहिए था। उसके लिए मैंने कैंची से कटवा दिया। कैंची से कटवाया तो ढेर लग गया टुकड़ों का। उन टुकड़ों में मैं मेरा अपना जीन कैसे ढूंढूं, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम की प्रोसेस होती है। उसने कहा कि हम ढूंढ के बताएंगे आपको वो जीन, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल विद्युत संचलन की बात करेंगे ना। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना। इसके अंदर डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन होता है। आइसोलेशन करेंगे और सेपरेशन करेंगे। इसमें अगारो जेल का उपयोग किया जाता है। ये जो प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, अगारो जेल जो होती है उसको उपयोग में ली जाती है। अगारो जेल कहां से मिलती है अपन को, समुद्री घास से ली जाती है, ये ना, समुद्री घास से अपन को मिलती है।
समुद्री घास से प्राप्त होती है। डीएनए खंड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज अणु होता है। जो डीएनए है वो कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए खंड को जोड़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन क्या करेंगे? डीएनए खंड को जोड़ाएंगे। कैसे करते हैं ये देखो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है अपने पास में, इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। इसको ऊपर वाले भाग को अपन नेगेटिव चार्ज से जोड़ देंगे और नीचे वाले को पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्लेट पर मैंने क्या लगाई? अगारो जेल लगा दी। कौन सी जेल लगा दी? अगारोज जेल लगाऊंगा सबसे पहले। तो मैं अगारोज जेल मैंने इस पर लगा दी भैया, अगारोज जेल तो लगा दी आपने, ठीक है। अगारोज जेल लगाने के बाद में मेरे पास में एक सैंपल होगा। उस सैंपल को मैं क्या करूंगा? उस सैंपल को मैं यहां डाल दूंगा, इस वाली जगह पे मैं डाल दूंगा। जैसे वो सैंपल मैंने डाला तो यहां पर क्या बन जाएंगी? मार्किंग बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? यहां पर मार्किंग बन जाएंगी, इस जगह मार्किंग बन जाएंगी। जैसे थर्मोमीटर होता है, उस पर मार्किंग होती है ना कि इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जैसे मैं वो सैंपल बनाया था ना, वो सैंपल मैं इस जगह पे डालूंगा तो इस मशीन पर मार्किंग बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करूंगा? मैं दौड़ाऊंगा किसको? डीएनए को दौड़ाऊंगा। ये सारे जो टुकड़े बने हैं मेरे पास में, बहुत सारे टुकड़े बन गए थे, इन टुकड़ों को लूंगा मैं और कुछ को मैंने यहां पर डाल दिया, मैंने कुछ को यहां, कुछ को यहां, ऐसे मैं डाल दूंगा इन टुकड़ों को, ठीक है। और ये डीएनए कैसा होता है? डीएनए खंड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब सबको पता है नेगेटिव किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो नेगेटिव चार्ज कहां भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। पता है क्या आपको? डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने यहां डीएनए को डाला, डीएनए के टुकड़ों को डाला। अब डीएनए कहां भागेगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागेगा, क्योंकि वो खुद कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। और आप सबको पता है जब भी रेस होती है तो मोटे लोग पीछे रह जाते हैं और पतले लोग आगे भाग जाते हैं। पता है आपको ये बात, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? जो डीएनए के खंड, जो डीएनए के टुकड़े बड़े बड़े साइज के होंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो डीएनए के टुकड़े छोटे होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, ना। बड़े वाले पीछे, ठीक है, बड़े वाले पीछे रह जाएंगे और छोटे जो है वो आगे 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 आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से काम होता है, ठीक है। ये वाला अपन ने कर लिया, बड़ों को अलग कर लिया, छोटों को अलग कर लिया। लेकिन अभी जो ये सारी प्रोसेस हुई है ना, ये अपन को अपनी आंखों से दिख नहीं रही है, ठीक है। अलग अलग तो हो गए, ये टुकड़े अलग अलग तो हो गए, लेकिन अभी तक अपनी आंखों से दिख नहीं रहे। तो आंखों से देखने के लिए क्या करेंगे? आंखों से देखने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पर क्या डालूंगा? मैं इस मशीन पर क्या डालूंगा? इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा। क्या डालूंगा? इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस पर मैं क्या डालूंगा? इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा। इस पर इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा इसको अभिरंजित कराऊंगा, स्टेन कराऊंगा ना। इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा इसको क्या करूंगा? अभिरंजित करेंगे, ठीक है, अभिरंजित करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद में क्या करूंगा? मैं यूवी रेडिएशन डालूंगा। पहले इथिडियम ब्रोमाइड डाली मैंने, फिर मैं यूवी रेडिएशन इस पे डालूंगा, यूवी रेडिएशन डालूंगा। और यूवी रेडिएशन डालने के बाद में मुझे क्या दिखाई देंगे? ये ब्राइट ऑरेंज कलर के मुझे बैंड दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के मुझे यहां पर बैंड से दिखाई देंगे, और ऑरेंज कलर के मुझे बैंड दिखाई देंगे। फिर मैं क्या करूंगा? वांछित डीएनए खंड को क्या करूंगा? आइसोलेट करूंगा, वहां से निकाल लूंगा। जो मेरे को, जो डीएनए खंड मेरे को चाहिए उसको मैं वहां से आइसोलेट कर लूंगा। जो आइसोलेट करने की प्रोसेस उसको क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूशन, हिंदी में शालन कहते हैं उसको, ठीक है। मैंने वो खंड निकाल लिया, जो मेरे को डीएनए चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। अब इसके एनसीईआरटी पर रीड कर लेते हैं, आ जाओ एक बार। पहले इसको यहां तक अपन करते हैं, ये वाला कर लेते हैं पहले। आनुवांशिक डीएनए पदार्थ, डीएनए का पृथक्करण कैसे करते हैं ना। याद रखें, बिना अपवाद के सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश जीवों में यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए दो को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए यह आवश्यक है कि यह एक दूसरे वृद्ध अणुओं से मुक्त हो, शुद्ध रूप में होना चाहिए ना भाई। आपका जो कैंची है वो तभी काम कर पाएगी जब उसके साथ में डीएनए होगा। अगर आरएनए, प्रोटीन ये सारी मिली हुई होंगी तो वो काट ही नहीं पाएगी वो कैंची, ठीक है। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, इसलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए वृद्ध अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित रिलीज हो सके, ठीक है। यह तभी संभव है जब जीवाणु कोशिका, पादप या जंतु कोशिका लाइसोजाइम डाल देंगे। जीवाणु के अंदर सेलुलोज, पादप कोशिका तो सेलुलोज डाल देंगे, कवक हुआ तो काइटिनेज डाल देंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किया जाता है। आप जानते हो कि जब जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं वह हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ में गुथे रहते हैं। आरएनए को राइबो न्यूक्लियस से उपचारित करेंगे और उसको अलग कर देंगे, ठीक है। राइबो न्यूक्लियस बताया मैंने आपको। जबकि प्रोटीन के लिए प्रोटीएज डाल देंगे, बता दिया मैंने आपको, है ना। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर देंगे और चिल्ड इथेनॉल द्वारा, चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, ये ये जो पढ़ लेना भाई, क्या है ये पता नहीं मुझे, ठीक है। चिल्ड इथेनॉल मिलाने से शोधित, ये वाला भाई वर्ड ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे वर्ड देगा हुआ ना, ये वाला वर्ड ध्यान में रखना। चिल्ड इथेनॉल को कहते हैं, चिल्ड को हिंदी में ये कहते हैं भाई, ठीक है। मिलाने में शोधित डीएनए अवशेषित, प्रेसिपिटेट हो जाता है। डीएनए जो है मलाई से बन जाती है, वो बाहर निकलेगा। इसे निलंबन में महीन धागे के समूह के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली देखो,
ठीक है, और इस प्रोसेस क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, बताया मैंने अभी आपको ना। अब डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटेंगे, इतना बड़ा डीएनए इसको मेरे को छोटा सा चाहिए, तो काटने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है। सो द डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। एगारोज जेल विद्युत का संचलन, अब अपन एगारोज जेल में चलते हैं पहले, एक मिनट, ये एगारोज जेल। डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विलगन, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए खंडन हो जाता है, मतलब टुकड़े बन जाते हैं बहुत सारे। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं जिसे जेल विद्युत संचलन कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्योंकि डीएनए खंड ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, अणु होते हैं, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में के माध्यम आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर दौड़ाकर, ठीक है, अलग कर सकते हैं। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम अगारोज, ठीक है, अगारोज जेल, जो समुद्री घास सीवीड्स से निकाला जाता है, एक प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर है। डीएनए खंड को अगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा अनेक आकार के अनुसार अलग कर सकते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर आगे भागेंगे, पता है आपको, जो पतले होंगे वो आगे भाग जाएंगे, जो मोटे होंगे पीछे रह जाएंगे, जो बड़े जो अणु होंगे, खंड होंगे, डीएनए के बड़े टुकड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे, और जो छोटे टुकड़े होंगे वो आगे चले जाएंगे, ठीक है। देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर प्रतिदर्शित सैंपल लादा गया है, ठीक है। देखो यहां पर क्या किया, अपन ने सैंपल डाल दिया, एक जगह पर सैंपल डाल दिया, और जो सबसे छोटे होंगे वो आगे चले जाएंगे, और जो सबसे बड़े होंगे वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। पृथक्कृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से अभिरंजित कर पराबैंगनी क्या होती है, यूवी रेडिएशन किरणों से अनावृत करेंगे। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते, बिना अभिरंजित किए आप नहीं देख पाओगे, इसलिए आपको पहले इथिडियम ब्रोमाइड डालना पड़ेगा, फिर आपको यूवी रेडिएशन डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित स्टैंड जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई देंगी, ब्राइट ऑरेंज बैंड, चमकीली नारंगी पट्टी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को अगारोज से जेल से काट कर निकालते हैं, जेल के इस टुकड़ों को निष्कर्षित एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को सालन कहते हैं या फिर इल्यूशन कहते हैं, ठीक है, या फिर छालन, ठीक है। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक को जोड़कर पुनरुत्कृष्ट डीएनए निर्माण में उपयोग किया जाता है। डीएनए को अपन ने निकाल लिया, प्रोसेस बता दी मैंने आपको सारी, ये वाला वो इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने आपको जो बना के दिखाया वो ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आ जाओ एनसीईआरटी आगे बढ़ते हैं, यहां थे ना अपन। अगारोज जेल विद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रित करने के काम में आता है। डीएनए का ऋणात्मक आवेशित अणु है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये बात। इस कारण से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर गति करेगा। यह प्रक्रम संवाहक डीएनए के साथ भी दोहराया जाता है। डीएनए के जुड़ने के कई प्रक्रम शामिल हैं। स्रोत डीएनए व संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद स्रोत डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन जो है उसको बाहर निकाल लेंगे तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप पुनरुत्कृष्ट डीएनए का निर्माण होता है। पुनरुत्कृष्ट डीएनए कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, ठीक है, वो मैं आपको पहले पार्ट के अंदर बता चुका हूं। अब बात करेंगे चौथी स्टेप क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर की बात करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो आपके डीएनए की जो फ्रेगमेंट हैं, जो टुकड़े खंड हैं, उनको क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे। देखो आपको पीसीआर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, भैया कब सुना है, कोरोना में तो सुना ही होगा यार, कोरोना में तो आपने सुना ही होगा। भैया हमने कब सुना कोरोना में यार, जब किसी का पीसीआर टेस्ट करवा रहे थे ना, जब किसी को कोरोना हो तो गया था लेकिन उनको लक्षण नहीं आ रहे थे, तो क्या कर रहे थे, पीसीआर टेस्ट करवा रहे थे। तो पीसीआर के अंदर क्या होता क्या है, अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी जरा सा भी अगर किसी के अंदर कोई चीज होगी, रोगाणु होगा, तो ये पीसीआर क्या करती है, उसको एम्प्लीफाई कर देती है, उसकी बहुत सारी कॉपी बना देगी, बहुत सारी कॉपी बनाएगी। तो वो थोड़ा सा भी होगा ना, तो उसकी बहुत सारी कॉपी बनेगी, तो अपन को पता लग जाएगा इसके अंदर भैया रोग तो हो चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ दिनों बाद में क्या है, इसमें सिम्टम दिखाएगा। तो किसी के अंदर भाई जस्ट आक्रमण हुआ ही था, अटैक हुआ ही था कोरोना का, तो उसके अंदर पीसीआर से पता लग जाता था कि इसके अंदर सिम्टम तो नहीं आए थे, लेकिन फिर भी पीसीआर से पता लग जाता था कि इसके अंदर भैया हो चुका है, ठीक है। तो पीसीआर एम्प्लीफाई करने का काम करता है, ठीक है, एनसीईआरटी से करते हैं इसको। पीछे करता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उपक्रमों, प्राइमर्स, छोटे रासायनिक संश्लेषित अपन्यूक्लियोटाइड जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, दो समूचे। इसको मैं आपको पहले डायग्राम से लेके चलता हूं, फिर अपन एनसीईआरटी से करते हैं ना, डायग्राम में ही सारा चीज है ना, अपनी काम का डायग्राम ही है। अपने पास में एक डीएनए जी, द्विलड़ीय डीएनए है,
क्या है, द्विलड़ीय डीएनए है। अपन को क्या करना है, इसकी कॉपी बनवानी है, इसकी कॉपी बनवानी है अपन को ना, इस द्विलड़ीय डीएनए की क्या है, बहुत सारी कॉपी बनवानी है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। इसके लिए एक मशीन आती है, इसके लिए एक मशीन आती है, उसमें क्या करते हैं अपन, ये द्विलड़ीय डीएनए डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर टेम्परेचर का सिस्टम भी होता है, बहुत महंगी मशीन आती है उसके अंदर ना, वो महंगी मशीन आती है। उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, ये उपक्रामक डाल देंगे, प्राइमरी भी उसके अंदर डाल देंगे। उसके अंदर अपन ये डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, टेक पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ये भी डाल देंगे उसके अंदर, है ना, सारी चीजें डाल देंगे। उसके बाद में उस टेस्ट ट्यूब को मशीन में रखेंगे और वो मशीन जो है अपन को डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाकर दे देती है, बहुत महंगी मशीन आती है। अब यहां पर ये प्रोसेस कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये द्विलड़ीय डीएनए दिख रहा है आपको, बिल्कुल भैया दिख रहा है। इसको क्या देंगे अपन, थोड़ा ताप देंगे। जब इसको अपन ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डीएनए के दो लड़ जो हैं वो आपस में अलग अलग हो जाएंगी। वो दोनों लड़ क्या हो जाएंगी, आपस में अलग अलग हो जाएंगे। दिख भी रहा होगा आपको, देखो अलग अलग हो गई, ताप देने पर क्या हुआ, दोनों लड़ अलग अलग हो गई। फिर अपन क्या करेंगे, इस पर क्या लगाएंगे, उपक्रामक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, उपक्रामक, प्राइमर लगाएंगे इसके ऊपर, है ना। ये देखो प्राइमर अपन ने लगा दिया, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज और टेक पॉलीमरेज, इसको क्या करेंगे, टेक पॉलीमरेज, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, टेक पॉलीमरेज जोड़ेंगे इसके साथ में, और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो है वो जोड़ेंगे। जब डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड और टेक पॉलीमरेज इसके साथ में जोड़ते हैं तो ये जो है, ये देखो ये प्राइमर जो है ये पूरे में फैल जाएगा। ये देखो पूरे में, देखो पूरा फैल गया। और एक जो आपके पास में द्विलड़ीय डीएनए था, तो उसके क्या बन गई, दो कॉपी बन गई। ये देखो दो कॉपी बन गई, ठीक है, दो कॉपी बन गई। अगर अपन ऐसे 30 चक्कर कराएंगे, एक चक्कर में कितनी बनी है, दो कॉपी बनी है एक डीएनए की ना। अगर अपन 30 चक्कर लगाएंगे ना तो कितनी कॉपी बन जाएंगी, 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी, 1 बिलियन कॉपी बन जाती है। एक बार आपको मैं वापस रिपीट करूंगा, क्वेश्चन कहां से आता है। ये अपने पास द्विलड़ीय डीएनए था, ताप देंगे तो कौन सी, ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। पहली प्रोसेस क्या होती है, निष्क्रियकरण। क्या होती है, निष्क्रियकरण। उसके अंदर क्या देते हैं अपन, ताप देते हैं। फिर क्या हुआ, ये वाली प्रोसेस आती है, इसके अंदर क्या करते हैं अपन, प्राइमर लगाते हैं, उपक्रामक लगाते हैं। इसको कहते हैं तापानुशीलन, कहते हैं। क्या कहते हैं, तापानुशीलन। फिर अपन डीएनए पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ये जोड़ दिए अपन ने, तो क्या हुआ, फिर प्रसार हुआ किसका, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड जो इनका प्रसार हो गया। देखो पूरी में फैल गई, ये पूरे में फैल गई और प्रसार, ठीक है, ये प्रसार हुआ। तो 3 स्टेप होती है इसके अंदर, कौन कौन सी, पहली होती है निष्क्रियकरण, दूसरी होती है तापानुशीलन, तीसरी होती है आपकी प्रसार, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो ये यहां से भी क्वेश्चन आया है, सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आया है कि पहले निष्क्रियकरण होता है, फिर तापानुशीलन होता है, फिर प्रसार होता है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, पहले तापानुशीलन होता है, फिर निष्क्रियकरण होता है, फिर प्रसार होता है। फिर ऐसे देगा, पहले प्रसार होता है, फिर तापानुशीलन, फिर निष्क्रियकरण, ऐसे कंफ्यूज करके आपको देगा। एक पूछता आपको कि जो आपका टेक पॉलीमरेज है और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड है, ये कब ऐड करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है ये प्रसार से पहले ऐड करते हैं। कहां ऐड करते हैं, प्रसार होने से, प्रसार वाली जो स्टेप है इससे पहले ऐड करते हैं और तापानुशीलन के बाद में ऐड करते हैं। ये मतलब बात आपको याद होनी चाहिए ना, स्टेप वाइज सब चलेंगे तो, है ना। चलो, पुनरुत्क्रमश डीएनए का परपोषी कोशिका जीव में निवेशन, है ना। ये तो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले, है ना, कैसे करते हैं। आपका जो डाइवेलेंट कैटाइन जो है उससे कर सकते हैं ना, वही है। बंधे हुए डीएनए को आधाता कोशिका में प्रवेश करने में अनेक विधियां, ये कार्य आधाता कोशिका अपने चारों तरफ इस डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जाता है। पुनरुत्क्रमश डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक उदाहरणतः एम्पिसिलिन के प्रतिरोधी जीन स्थित है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। अगर कोई ऐसा अपने पास में जो पुनरुत्क्रमश डीएनए वो ऐसा है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन उसमें मौजूद है और वो अपन ई कोलाई में अगर डालेंगे तो वो ई कोलाई कैसी हो जाएगी, वो ई कोलाई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी। उस पर फिर एम्पिसिलिन जो नाम की एंटीबायोटिक है उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। यदि रूपांतरित कोशिका को युक्त 11 प्लेट पर फैलाया जाए तो केवल कोशिका ही विकसित हो पाती हैं, जबकि अरूपांतरित 2 आधाता कोशिकाएं उनकी मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने प्लेट बना के दिखाई थी। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। इस मामले को अपन प्रतिरोधी जीन को वर्ण योगी चिन्ह कहते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर का काम मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, अब बाहरी जीन उत्पाद कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में आ जाएंगे। जीन उत्पाद कैसे बनाते हैं, बायोरिएक्टर्स होते हैं यार। जीन उत्पाद बनाने के क्या होते हैं, बायोरिएक्टर। देखो अब जीन उत्पाद यार ऐसे लैब के अंदर तो काम तो होता है। शुरुआत में जो आपकी रिसर्च होती है वो लैब के अंदर ही होती है। शुरुआत में जो रिसर्च होगी वो लैब के अंदर ही। अब देखो आप कोरोना की वैक्सीन कितनी सारी बनी, कितने सारे लोगों को लगी है, ठीक है। तो ऐसा तो ना लैब के अंदर भाई छोटी छोटी एमएल में बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। फिर शुरू में टेस्टिंग जो होती है, रिसर्च होगी वो लैब के अंदर होगी। एक बार टेस्टिंग हो गई, सारे काम हो गए, ठीक है भाई, सही है, फॉर्मूला फिट बैठ गया, उसके बाद में क्या है, बड़े लेवल पर उसको प्रोडक्शन उसका किया जाता है। तो उसके लिए यूज किए जाते हैं बायोरिएक्टर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, बायोरिएक्टर जो है वो यूज किए जाते हैं। बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर को विकसित किया जाता है, जहां बड़ी मात्रा में उत्पाद जो है वो बनाया जा सकता है। उत्पादन जो है बड़ी मात्रा में होगा किसमें, बायोरिएक्टर के अंदर बड़ी मात्रा में उत्पादन जो किया जा सकता है। बायोरिएक्टर जो है वो उत्पाद के लिए वांछित कंडीशन बनाए रखते हैं। बायोरिएक्टर वो होते हैं जो वांछित उत्पाद बनाने के लिए जो
वांछित कंडीशन होती है वो बना के रखते हैं। अब वांछित कंडीशन कौन सी हो सकती है? तापमान सही तापमान मेंटेन करके रखते हैं, पीएच सही पीएच मेंटेन करके रखते हैं, सोल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन, ये सारी जितनी चाहिए होती है उत्पाद बनाने के लिए वो सारी मेंटेन करने का काम किसका है? बायोरिएक्टर का होता है। ठीक है, एक बार इसको अपन एनसीईआरटी से समझ लेते हैं। और मैं इसको यहां पर, ये ज्यादा कुछ है नहीं इसमें एनसीईआरटी में ना, मैं आपको यहां पर बताता हूं, एक चीज बता देता हूं। एक होता है बैच फर्मेंटर, बैच और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बैच का मतलब क्या है? बैच का मतलब क्या है कि आपको मान लो किसी कंपनी को ऑर्डर मिला कि भैया 1 लाख वैक्सीन हमें चाहिए, 1 लाख वैक्सीन हमें चाहिए, तो वो क्या करेंगी? वो क्या करेंगे? अपने बायोरिएक्टर जो लिए, उनके पास में बायोरिएक्टर होंगे, ये बायोरिएक्टर है, ठीक है। इस बायोरिएक्टर के अंदर क्या डालेंगे? सारा माल मसाला डालेंगे। यहां पर सारा माल मसाला डाला, एक साथ में डाल देंगे सारा माल मसाला, ठीक है। जितना उस वैक्सीन को बनाने के लिए जितना माल मसाला चाहिए सारा एक साथ में डाल दिया किस बायोरिएक्टर के अंदर, और उसके बाद में बायोरिएक्टर को चला देंगे। बायोरिएक्टर के अंदर वो सारा चीज बनेगी और बनने के बाद में क्या है? एक साथ में वो सारा प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे, सारी वैक्सीन एक बार साथ में बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? बैच। ये क्या होता है? बैच। जैसे आपने सुना होगा ना कि इस बैच में इतनी चीज बनी है ना, जैसे साबुन के लिए भी बैच लिखा हुआ होता है कि इस वाले बैच में इतनी सारी साबुन एक साथ में बनी है, तो ये क्या है? बैच फर्मेंटर। ये होता है बैच फर्मेंटर। ये होता है बैच फर्मेंटर कि एक साथ में जितनी बन गई चीजें, ठीक है, उसको बाहर निकाल ली, सारी वैक्सीन बाहर निकाल ली। अब अगला बैच अगर आपको बनाना है तो उसको एक साथ में वापस सारा माल मसाला डालो, एक साथ में निकलेंगी बाहर, वो दूसरा बैच होगा। इस प्रकार से बैच में बनती हैं। कंटिन्यूअस जो आपका होता है, कंटिन्यूअस के अंदर क्या होगा? लगातार काम चलेगा। ये बायोरिएक्टर है, इसके अंदर ऊपर से अपन माल मसाला डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, ठीक है, और नीचे से बनकर वो निकलता रहेगा, ठीक है। ऊपर से डालेंगे और साइड से वो निकालते रहेंगे, तो ये लगातार काम चलता रहता है। बैच के अंदर एक बार में डाल दिया, एक बार में निकालेंगे पूरा, यहां पर लगातार काम चलता रहेगा कंटिन्यूअस के अंदर। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो आपका बैच वाला होता है इसके अंदर एस शेप का करवाता है। कैसा है? एस शेप का करवाता है। एस शेप कैसे आता है? नहीं, आपको उसमें चीज में नहीं पढ़ना है ना, बस आपको ध्यान रखना बैच वाला होता है इसमें एस शेप का करवाता है। वही मैं बात करूं कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में जे शेप का करवाता है। कंटिन्यूअस में जे शेप का करवाता है, ठीक है, जे शेप कर्व। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, इसके अलावा आपको कोई बात ध्यान में नहीं रखनी। लास्ट प्रोसेस होती है आपकी अनुप्रवाह संसाधन। एक बार इसको मैं एनसीईआरटी से भी लेके चलता हूं। ये देखो, बायोरिएक्टर जो है उनका विकास आवश्यकता थी क्योंकि ये 100 से 1000 लीटर तक क्या है इनमें अपन एक साथ में प्रोडक्ट अपन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर अपने काम की जो चीज है वो यहां पर ये है। ये देखो डायग्राम, देखो डायग्राम से सारा थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। काम की जो बातें वो क्या है, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये कैसा है आपका जो, अरे जो छाछ बिलोते हैं और दही बिलोने वाला जो होता है ना आपका बिलोना, ठीक है, या फिर जो मशीन होती है बिलोने वाली, ठीक है, वो देखी होगी आपने सबने, ठीक। देखिए तो ध्यान से देख लेना बस इसको। ऊपर देखो इसमें मोटर लगी हुई है, ऊपर क्या मोटर लगी हुई है, और मोटर क्या है? घूमने का काम करेगी, मोटर क्या है? घुमाने का काम करेगी। बीच में देखो, ये देखो, ये क्या लगे हुए हैं आपके? ये लगे हैं ताड़ी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है? ताड़ी लगी हुई है, जैसे पंखे में होती है वैसी, देखो पंखे में जैसे होती है वैसी लगी हुई है ना। जब ये मोटर घूमेगी तो ये अंदर अंदर घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। जब ये घूमेंगी तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा क्या? ऊपर आएगा बुलबुले से आएंगे ना, फैन आएगा ना, फैन। फैन किसको कहते हैं? बुलबुलों को फैन कहते हैं ना। झाग आएगा, तो झाग आएगा तो उस झाग को कौन तोड़ेगा? ये तोड़ देगा झाग को। ये ऊपर क्या लगा रखा है? ये जो ऊपर लगा रखा है ना, ताड़ी से लगा रखी है, ये उसको ऊपर से तोड़ते जाएंगे ना, तो झाग भी नहीं बनने देंगी। यहां पर क्या डालेंगे? वाष्प निर्जीवीकरण है ना, यहां से अपन वाष्प डालते रहेंगे। वाष्प से क्या होगा? वाष्प से अगर इसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव इसके अंदर कोई इंटर भी कर गया तो वाष्प डालेंगे तो वाष्प से वो मर जाएगा, ठीक है। यहां पर अपन अम्ल और क्षार अपन डालते रहेंगे कि अगर अपन को पीएच मेंटेन कर, कोई अपन को अम्लीय चीज बनानी तो अम्ल डालेंगे ऊपर से, कोई क्षार अपन को बनानी तो क्षार डालते रहेंगे ना, तो पीएच मेंटेन का काम ऊपर से यहां से इसमें होगा, ठीक है। यहां पर अपन जीवाणु रहित हवा डालते रहेंगे, नीचे से अपन हवा डालते रहेंगे जो जीवाणु रहित होनी चाहिए, ठीक है। यहां से हवा डालेंगे और यहां पर जो है संवर्धन तरल रहेगा, जो अपन यहां पर जो अपना तरल है, ठीक है, जो यहां पर घूमता रहेगा, ठीक है। और ये अपने जो अपने फलक वाले जो आपकी ताड़ी मैंने आपको बताई थी, जो पंखे में जो होती है वैसी ये है, ठीक है। ये इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है साधारण बिलोडन होज बायोरिएक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? साधारण होज बिलोडन बायोरिएक्टर है, ठीक है। और दूसरा वाला देखना, ये दूसरा वाला देखो, इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर जो बुलबुले बनेंगे ना उनको खत्म नहीं किया जाता। इसके अंदर देखो बुलबुलों को खत्म कर दिया जाता, फैन को तोड़ दिया जाता था। फैन किसको कहते हैं? जो आपके झाग होते हैं उनको ना,
इनके अंदर जो गैस के जो बुलबुले बने उनको तोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। यहां पर बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बुलबुले कौन से में बनेंगे ना, ऐसे बुलबुले नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन जिनमें गैस का संवहन होगा, है ना, जिनके अंदर बुलबुले किसके अंदर बनेंगे, वो आपका दंड विलोडक होगा, ठीक है। और बुलबुले जो फैन है वो किसके अंदर नहीं बनता है, वो आपका साधारण विलोडन होगा। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये वाला आपको रीड मार लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो तापमान, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, इनको मेंटेन करने का काम होता है किसका, बायोरिएक्टर का काम होता है। तो ये वाली सारी मैं आपको बता चुका हूं ना। अब लास्ट प्रोसेस आपकी अनुप्रवाह संसाधन, लास्ट स्टेज आपके अनुप्रवाह संसाधन, किसके अंदर क्या है वो देखो लो से। जैसे वो जब भी अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बार अपन नोट्स में आ जाते हैं पहले। अनुप्रवाह संसाधन क्या है, अब अपने सारा काम कर लिया है इसके अंदर, लास्ट में अपना प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, बायोरिएक्टर से अपना प्रोडक्ट बनाकर दे दिया है। अब क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का क्या करेंगे अपन, उस प्रोडक्ट का इस प्रक्रिया में क्या करेंगे अपन, उत्पाद जो है उसका सेपरेशन करेंगे। पहले उसको सेपरेट करेंगे, बाहर निकालेंगे उस उत्पाद को, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे और फिर उसको मार्केट में भेज देंगे। मार्केट में डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, प्रोडक्ट अपना बन गया उसको सेपरेट करेंगे, फिर अपन उसको प्यूरिफाई करेंगे। प्यूरिफाई करने के अंदर उसको मार्केट के अंदर उतार देंगे, जैसे वैक्सीन को मार्केट में उतार दी, फिर वो मार्केट में वो प्रोडक्ट जो है वो घूमता रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वैक्सीन का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। इसको याद रखने के लिए बता सकता हूं मैं आपको एक ट्रिक, DSP, ठीक है, डी फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से काम होते हैं, पहले सेपरेशन होता है, फिर आपकी प्यूरिफिकेशन होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पहले सेपरेशन फिर प्यूरिफिकेशन। आ जाओ इसके इंसाइड रीड कर लेते हैं। जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने पर विपणन के लिए भेजे जाने पहले कई प्रक्रमों विपणन प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण आपका सेपरेशन हो गया, और शोधन मतलब आपका प्यूरिफिकेशन, है ना। और इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ समरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे समरूपण फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। भाई अगर अपन मेडिकल कोई दवाई बना रहे हैं तो उसका अपन चिकित्सीय टेस्टिंग करवाएंगे, उसका मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे ना, कि भाई टेस्टिंग होगी प्रॉपर पहले, ठीक है, लोगों पर टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद में ही पहले उसको आगे मार्केट में उतारा जाएगा। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है, और प्रत्येक जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता बढ़िया है या नहीं है, इसके लिए परीक्षण टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है, मार्केट में आने से पहले। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट होंगे। साबुन के लिए, भाई साबुन कोई बना रहा है तो साबुन के लिए अलग प्रकार का टेस्ट बनाया जाएगा, ठीक है, कि साबुन को टेस्ट करे, भाई सही प्रकार की साबुन मार्केट में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। और अगर कोई दवाई बना रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रकार से टेस्ट होगा, कि दवाई के लिए अलग प्रकार से टेस्ट होगा। कोई खाने की चीज है और तो उसके लिए अलग प्रकार से टेस्ट होगा। तो हर जो प्रोडक्ट है उसके लिए अलग अलग प्रकार से टेस्ट होगा। अनुप्रवाह संसाधन और जो गुणवत्ता नियंत्रण का जो परीक्षण जो है वो प्रत्येक उत्पाद के लिए, हर उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। यहां पर अपना चैप्टर जो वो समाप्त हो जाता है, और काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर था लेकिन आसान करके करने की कोशिश करी। समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो मुझे जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।